दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द स्टार क्लासेस पर और द स्टार क्लासेस के फेसबुक पेज पर। तो इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 10th के फिजिक्स के सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। चैप्टर 1 जो है प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने वाले हैं सारा क्वेश्चन को इस वीडियो में बताने वाले हैं। अगर आप लोग इस सभी क्वेश्चन को देख लेते हैं, सही से समझ जाते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर जाने वाला नहीं है। ये चैप्टर 1 है प्रकाश का परावर्तन। तो चलते हैं प्रकाश के परावर्तन के सभी क्वेश्चन को बताते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन आपका कहता है, और देख लीजिएगा परीक्षा में पूछा कितना बार गया है। ये पहला क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। अगर आप लोगों को क्वेश्चन का जवाब पता है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट मारिए। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, अब देखिएगा 2 नंबर का क्वेश्चन। 2 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा क्या है। 2 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश तरंग का उदाहरण है। प्रकाश तरंग का उदाहरण है ध्वनि तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, पराबैंगनी तरंग। तो इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश कैसा तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश कैसा है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। 2 का हो जाएगा बी नंबर। 3 में देख लीजिएगा, 3 में कहता है क्वेश्चन 3 का क्वेश्चन कहता है गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है। मुख्य फोकस, वक्रता, त्रिज्या, प्रधान अक्ष, गोलीय दर्पण का द्वारक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गोलीय दर्पण का द्वारक डी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। चलिए, तो 3 का हो जाएगा डी नंबर, गोलीय दर्पण का द्वारक। आगे बढ़िएगा, आगे कहता है देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश गमन करता है सीधी रेखा में, तिरछी रेखा में, टेढ़ी मेढ़ी रेखा में, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश गमन करती है सीधी रेखा में। अगर आपको क्वेश्चन का जवाब पता होगा तो एकदम आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कीजिएगा। ठीक ना? अगर आपको क्वेश्चन का जवाब पता होगा तो एकदम आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कीजिए। तो 4 का यही ना है। तो 4 में कहता है कि प्रकाश गमन करती है, प्रकाश गमन करती है तो सीधी रेखा में। 4 का आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होता है? निर्वात में। किसमें होता है? निर्वात में। 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकेंड निर्वात में होता है। और प्रकाश का वेग का मापन सबसे पहले रोमन नाम के वैज्ञानिक ने किया 1665 ईस्वी में। 1665 ईस्वी में। तो 5 का हो जाएगा डी नंबर। आगे देखिएगा 6 नंबर का क्वेश्चन। 6 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि तैलीय कागज होता है, यानी कि तेल लगा हुआ कागज होता है। तो तेल लगा हुआ कागज क्या कहते हैं? पारभाषक होता है। क्या होता है? पारभाषक होता है। देखिए, पहला पारदर्शक है। पारदर्शक का मतलब जगह से प्रकाश आर पार निकल जाएगा आसानी से, उसको पारदर्शक या पारदर्शी कहते हैं। जिससे प्रकाश आर पार नहीं निकलता है उसको अपारदर्शक या अपारदर्शी कहते हैं। जिससे प्रकाश का कुछ ही भाग आर पार निकलता है उसको पारभाषी या पारभाषक कहते हैं। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 6 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए, अब देखिएगा 7 में कहता है कि प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रकाशिक माध्यम 2 प्रकार के होते हैं। 7 का हो जाएगा बी नंबर। आगे देखा जाए, आगे आता है क्वेश्चन नंबर 8। कहता है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो आपको बताए थे समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? काल्पनिक। कैसा बनता है? काल्पनिक। और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है सीधा। हमेशा कैसा होता है? सीधा। और स्व से समतल हुआ, स्व से समान आकार का, स्व से समतल, स्व से समान आकार का। और समतल दर्पण का आवर्धन कहेगा +1। समतल दर्पण का फोकस दूरी या वक्रता त्रिज्या कहेगा अनंत हो जाएगा। तो क्वेश्चन जो कहता है, ये क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है, ठीक है, 7 नंबर का क्वेश्चन, ये 7 नंबर का क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है कहता है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनता है हमेशा काल्पनिक। 7 का बी हो जाएगा। 7 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 7 का हो जाएगा बी। और 8 था, चलिए 7 के बाद 7 था, ये 8 नंबर था। अच्छा सॉरी, 8 नंबर था। तो 8 का क्या हो जाएगा? 8 का हो जाएगा काल्पनिक। 8 का हो जाएगा बी। 8 का बी। आगे देखिएगा 9 नंबर का क्वेश्चन। 9 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि किसी समतल दर्पण का आवर्धन, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन। तो समतल दर्पण का आवर्धन +1 होता है। समतल दर्पण का आवर्धन +1 होता है। प्लस का मतलब प्रतिबिंब काल्पनिक, प्लस का मतलब क्या हुआ? प्रतिबिंब काल्पनिक। और 1 का मतलब क्या हुआ? समान आकार का। 1 का मतलब समान आकार का। कहने का मतलब समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनता है समान आकार का काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। इसलिए समतल दर्पण का आवर्धन क्या होता है? +1 होता है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10। 10 में कहता है
निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? आभासी का मतलब हुआ काल्पनिक प्रतिबिंब। देखिए काल्पनिक प्रतिबिंब समतल में भी मिल सकता है, समतल में भी बनता है, उत्तल में भी बनता है, अवतल में भी बनता है। इसका आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। काल्पनिक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब तीनों दर्पण में बनता है, ठीक ना? समतलों में बनता है, उत्तलों में बनता है, अवतलों में बनता है। समतल में बनता है काल्पनिक सीधा और वस्तु के बराबर। उत्तल में बनता है काल्पनिक सीधा और वस्तु से छोटा। अवतल में सब बनता है, काल्पनिक वास्तविक छोटा बड़ा बराबर। अवतल में सब ढंग का प्रतिबिंब बनता है। तो आइएगा 11 में देखिए। 11 में कहता है कि गोलीय दर्पण में फोकस अंतर एफ और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या है? तो एफ बराबर होता है r/2। एफ बराबर r/2 या r बराबर 2f। r बराबर 2f, यानी कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है या वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुनी होती है। तो एफ बराबर देखिएगा r/2 है, एफ बराबर r/2 नहीं, r बराबर 2f है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। 11 का हो जाएगा ए। अब देखिएगा 12 नंबर का क्वेश्चन नंबर 12 कहता है किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा किसमें बनता है? सीधा और छोटा किसमें बनता है? तो सीधा और छोटा हमेशा बनता है उत्तल दर्पण में। 12 का हो जाएगा ए नंबर। अगर आपको सवाल का जवाब पता होगा तो आप लोग कमेंट भी कीजिएगा, ठीक नहीं? 12 का ए। 13 देखिएगा। अब 13 कहता है क्वेश्चन नंबर 13 कि किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु की स्थिति हो। देखिए अवतल दर्पण के सामने वस्तु को 6 कंडीशन में रखते हैं, 6 जगह रखते हैं, ठीक ना? पहला रखते हैं अनंत पर, अनंत के ओकर बाद अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, उसके बाद वक्रता केंद्र पर, उसके बाद वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच, उसके बाद मुख्य फोकस पर। और जब छठा पोजीशन पर रखते हैं प्रकाशिक, क्या कहते हैं, जब छठा पोजीशन पर रखते हैं ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच, तब बनता है काल्पनिक, ठीक ना? तो क्या हो जाएगा? ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच, दर्पण और उसके मुख्य फोकस के बीच। ए नंबर हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। दर्पण और फोकस के बीच जब रखते हैं तब प्रतिबिंब कैसा बनता है? काल्पनिक बनता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। आइएगा 14 में। 14 में कहता है कि उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब। तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनता है हमेशा काल्पनिक छोटा। उत्तल में देखिए उत्तल नाम भी छोटा है, इसलिए करके अगर हम बनबो करेगा कैसा? हमेशा छोटा बनेगा। याद आप ऐसे भी रख सकते हैं, समतल हुआ, उत्तल हुआ, अवतल हुआ। उत्तल का नाम सबसे छोटका है, इसलिए करके उत्तल में हमेशा छोटका प्रतिबिंब बनता है। आगे देखिएगा, आगे कितना नंबर क्वेश्चन होगा ये? आगे क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है किसमें? अवतले में बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब अवतल में ही केवल बन सकता है, अवतल दर्पण में ही बन सकता है। तो 15 का बी हो जाएगा। 16 में देखिएगा। 16 में कहता है कि निम्नलिखित में से किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? तो बड़ा प्रतिबिंब किसमें बन सकता है? केवल अवतल दर्पण में ही बन सकता है, अवतल दर्पण में ही बन सकता है, अवतल दर्पण में ही बड़ा प्रतिबिंब बन सकता है। सी हो जाएगा, 16 का सी हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनता है हमेशा काल्पनिक सीधा और वस्तु के बराबर काल्पनिक बनता है। बी नंबर हो जाएगा, 17 का बी। 17 का क्या हो जाएगा? बी। आगे देखिएगा 18 कहता है, क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। 18 में कहता है किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। आवर्धित का मतलब हुआ बड़ा, आवर्धित का मतलब बड़ा। तो बड़ा प्रतिबिंब कितना बन सकता है? बड़ा प्रतिबिंब बन सकता है अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में 18 का हो जाएगा ए नंबर। 18 का हो जाएगा ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 चलिए देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है सीधा। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। इसका आंसर हो जाएगा 19 का हो जाएगा ये। 19 का क्या हो जाएगा ये? आप ऐसे समझिएगा, कल्पना। कोई भी आदमी अपने आप के बारे में कल्पना करेगा, अपने आप के बारे में सोचेगा तो सीधा बात ही सोचेगा। ऐसे करके काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होगा? सीधा होगा। 20 में आइए। 20 में कहता है कि किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण में हमेशा आभासी मतलब काल्पनिक, आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो हमेशा आभासी और छोटा किसमें बनता है? उत्तल में बनता है, उत्तल दर्पण में बनता है। तो 20 का हो जाएगा बी नंबर। 21 में आइएगा। 21 में कहता है कि निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, प्लस में होती है? प्लस में कहेगा उत्तल दर्पण। क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण कहे या उत्तल लेंस कहे, उसका फोकस दूरी या क्षमता किसमें होगा? प्लस में होगा, ठीक ना? उत्तल दर्पण का फोकस दूरी प्लस में, उत्तल लेंस का भी फोकस दूरी प्लस में। देखिए उत्तल लिखते हैं ऐसे करके, उत्तल लिखते हैं ऐसे करके, प्लस दिखाइए पड़ रहा है। तो उत्तल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है प्लस में होता है, धनात्मक होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। किसका हो जाएगा? बी। 22 में देखा जाए। 22 में
22 में कहता है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण के ध्रुव, ध्रुव हो गया यहाँ से, पी को पी से दिखाते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस, फोकस यहाँ हो गया, इसे इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं या फोकस अंतर कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं या फोकस अंतर कहते हैं? तो 22 का बी नंबर हो जाएगा, 22 का बी नंबर। 23 में देखिएगा, 23 में कहता है वक्रता त्रिज्या आर एवं फोकस दूरी एफ में संबंध है। तो तुरंत बताए थे एफ बराबर क्या होता है? r/2, एफ बराबर r/2। फोकस दूरी जो होता है वक्रता त्रिज्या का आधा, एफ बराबर r/2, एफ बराबर r/2। ए नंबर, ए नंबर, ए नंबर हो जाएगा, 23 का हो जाएगा ए नंबर। 24 में, 24 में कहता है कि हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, हजामत बनाने के लिए या दाढ़ी बनाने के लिए। तो हजामत बनाने के लिए या दाढ़ी बनाने के लिए कौन दर्पण? अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, बी नंबर, 24 का बी नंबर, 24 का बी नंबर। 25 में देखा जाए, 25 में कहता है कि सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का, ए नंबर हो जाएगा, 25 का ए नंबर हो जाएगा। अब कहता है कि 26 नंबर का क्वेश्चन, सर्च लाइट की परावर्तक सतह होती है, सर्च लाइट में भी किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, 26 का भी बी हो जाएगा। अब 27 में देखिए, 27 में कहता है कि रोगियों की नाक, कान, गले आदि की जांच करने के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं, डॉक्टर भी कौन सा दर्पण प्रयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण, 27 का हो जाएगा ए नंबर, 27 का हो जाएगा ए नंबर, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। 28 में देखिए, 28 में कहता है कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीज के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं? दंत विशेषज्ञ का मतलब हुआ दांत के डॉक्टर, दांत के डॉक्टर किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण, सब जगह क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। केवल मोटर गाड़ी के साइड मिरर कहेगा तो उत्तल, बाकी सब जगह अवतल। 28 हो गया। अब 29 में देखिएगा क्या हो जाएगा, 29 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 है? वक्रता त्रिज्या 32 है, कहेगा मतलब आर का मान 32 है, उत्तल है तो प्लस में, आर का मान 32 है, एफ का मान क्या होगा? करा था 32 का आधा 16, उत्तल है तो प्लस में, प्लस में हो जाएगा 16, प्लस में 16 सेंटीमीटर, 29 का हो जाएगा सी नंबर, 29 का हो जाएगा सी नंबर, 29 का हो जाएगा सी नंबर। आगे बढ़िएगा, 30 में देखिएगा, 30 में कहता है यदि किसी बिंब का यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन माइनस में है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? देखिए आवर्धन माइनस में है तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, ए नंबर हो जाएगा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा। यदि प्लस का था काल्पनिक सीधा, काल्पनिक सीधा, काल्पनिक सीधा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 36 हो गया, सॉरी 31 ने था ये, 30 के बाद देखिएगा 31, 31 में देखिएगा क्या कहता है, 31 कहता है कि गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्षर से दिखाया जाता है? तो वक्रता केंद्र को दिखाया जाता है सी से, वक्रता केंद्र को सी से, ध्रुव को पी से, ध्रुव को पी से, मुख्य फोकस को एफ से, मुख्य फोकस को एफ से। 32 में देखिए, 32 में कहता है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है छोटका में, उत्तल दर्पण में, किस में? उत्तल दर्पण में, ए नंबर हो जाएगा, 32 का हो जाएगा ए नंबर। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 33, 33 में कहता है कि टॉर्च एवं वाहनों के अग्रदीप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? टॉर्च एवं वाहनों के अग्रदीप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? टॉर्च एवं वाहनों के अग्रदीप बोले तो हेडलाइट में कौन दर्पण? अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, 33 का ए हो जाएगा। 34 में आइए, 34 में कहता है, 34 नंबर क्वेश्चन, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, वाहनों के साइड मिरर पीछे देखने के दर्पण में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? साइड मिरर के रूप में पिछलका वस्तु को देखने के लिए गाड़ी में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। 34 का सी, 34 का सी, 34 का सी। 35, 35, 35 में कहता है इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है? दर्पण का सूत्र है, दर्पण का सूत्र है, आपको कंसेप्ट से भी याद करवाए थे, कंसेप्ट से भी याद करवाए थे, 1/v, 1/v, 1/u बराबर 1/f, फिर 1/v, 1/u, 1/f। देखिए प्लस दीजिएगा दर्पण, माइनस देंगे लेंस, प्लस देंगे प्लस रहेगा, देखिए प्लस बड़का होता है, दर्पण होता है बड़ा, लेंस होता है छोटा, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ये हो गया दर्पण का सूत्र, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, ये हो गया लेंस का सूत्र। तो दर्पण का सूत्र कह रहा है, क्या कह रहा है? दर्पण का सूत्र, दर्पण का सूत्र क्या हो जाएगा? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, 35 का ए। अब देखिएगा 36, 36 में देखिएगा क्या है, 36 में कहता है क्वेश्चन नंबर 36, 36 में कहता है एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, यानी कि आर का मान कितना है? आर का मान 20 सेंटीमीटर। फोकस दूरी का आधा करने दीजिए, फोकस दूरी का आधा करेंगे 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, 36 का हो जाएगा ए नंबर, 36 का हो जाएगा ए नंबर।
अब 37 में आइए, 37 में कहता है, 37 में उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है जिसकी प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। तो उत्तल दर्पण में कहीं भी रखेंगे तो हमेशा काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा और छोटा बनेगा। काल्पनिक, सीधा और छोटा, काल्पनिक, सीधा और छोटा, तो काल्पनिक हो जाएगा ए नंबर। 37 का हो जाएगा ए नंबर, 37 का ए नंबर। 38 में देख लीजिएगा, 38 कहता है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। क्या होती है? अनंत। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, अनंत होती है। ए नंबर हो जाएगा, 38 का हो जाएगा ए। 39 में आइएगा, 39 में, 39 कहता है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां रखने पर रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का, ठीक ना, समान आकार का कहेगा तो वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर। लेकिन जब आभासी कहेगा, काल्पनिक कहेगा तो पी और एफ के बीच, पी और एफ के बीच। समान आकार कहेगा तो वक्रता केंद्र पर, सी पर रखने के बाद क्या होता है? समान प्रतिबिंब बनता है। 39 का सी नंबर हो जाएगा। अब देखिएगा 40, 40 में कहता है उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनता है हमेशा काल्पनिक, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा, सीधा और हर्षित, हर्षित का मतलब हुआ छोटा, तो सीधा और छोटा। 40 का सी नंबर, 40 का सी नंबर। अब देखिएगा 41, 41 में कहता है, 41 में कहता है, 41 में कहता है, 41 में एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर है। तो यह गोलीय दर्पण कैसा होगा? अब प्लस में है तो प्लस में है तो उत्तल, प्लस में है तो उत्तल, अब माइनस में रहता तो अवतल, प्लस में है तो क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण हो जाएगा। 41 का ए हो जाएगा, 41 का ए हो जाएगा। और बाद देखिएगा 42, 42 में कहता है अवतल दर्पण की फोकस दूरी, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस में होता है, ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है। अवतल का माइनस में, उत्तल का प्लस में, अवतल का माइनस में, उत्तल का प्लस में, अवतल का माइनस, उत्तल का प्लस। देखिएगा 43, 43 में कहता है किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और उसकी वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है। तो r बराबर क्या हो जाएगा? r बराबर हो जाएगा 2f, r बराबर 2f, r बराबर 2f, बी नंबर हो जाएगा। r बराबर 2f या बराबर r बाय 2, 43 का हो जाएगा बी नंबर। अब देखिएगा 44 में क्या है, 44 में देखिएगा क्वेश्चन क्या है। 44 में कहता है कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा बनेगा आभासी, हमेशा कैसा बनेगा? आभासी बनेगा, काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा और छोटा बनेगा। 44 का बी नंबर, 44 का बी नंबर। देखिएगा 45, 45 में कहता है, 45 में मोटर गाड़ियों में चालक के सामने साइड मिरर के रूप में, या कहिए मोटर गाड़ियों में चालक के सामने या साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण तो है। और चैप्टर 2 का नाम है प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन चैप्टर से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताने वाले हैं, और ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो एकदम चलते हैं सीधे पॉइंट पर और आपको आपके सामने लाते हैं क्वेश्चन। अगर आप लोगों को क्वेश्चन का जवाब पता होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जवाब दीजिएगा, ठीक ना है। तो चलिएगा देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? अगर आपको जवाब पता है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है, इसका आंसर बी हो जाएगा। 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 2 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। 2 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरणें मुड़ जाती है। देखिए विरल माध्यम में प्रकाश का वेग अधिक होता है, सघन माध्यम में प्रकाश का वेग कम होता है। जैसे ही विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो प्रकाश का वेग घट जाएगा, और वेग जब घट जाएगा तो अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगा। अभिलंब की ओर क्या होगा? मुड़ जाएगा, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। तो 2 का हो जाएगा ए नंबर, 2 का हो जाएगा ए नंबर। अब देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन में, 3 में कहता है कि सघन माध्यम के विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण और अपवर्तन कोण में कौन सा संबंध सही है। मान लीजिए लियलका वाला सघन माध्यम में, लियलका वाला क्या है? सघन माध्यम है, और प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है, यहां से यहां जाएगा, और जैसे ही जाएगा विरल में तो ये अभिलंब से दूर हट जाएगा। ये हुआ आपतन कोण और ये हुआ अपवर्तन कोण। ये हुआ आई, ये हुआ आर। ये कोण छोटा होगा, मतलब कोण आई छोटा होगा, कोण आर क्या होगा? बड़ा होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। आपतन कोण हो जाएगा छोटा और अपवर्तन कोण क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। 3 का इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 का आंसर सी हो जाएगा। अब 4 में कहता है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो मिट्टी का प्रयोग लेंस बनाने में नहीं होता है, मिट्टी का प्रयोग लेंस बनाने में नहीं होता है। 4 का हो जाएगा डी नंबर। चलिएगा आगे देखिएगा। 5
5 में कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, अपवर्तनांक को म्यू से दिखाते हैं। किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान क्या होता है, तो म्यू बराबर होता है साइन आई बटा साइन आर, साइन आई बटा साइन आर। और इसी नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं, इसी नियम को क्या कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो म्यू बराबर क्या होता है, साइन आई बटा साइन आर। तो 5 का हो जाएगा ए नंबर। उसके बाद 6 नंबर में देखिए, 6 में कहता है कि एक उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस का आकृति देखिएगा, उत्तल लेंस ऐसे बनता है, उत्तल लेंस ऐसे बनता है, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा। और इसी को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। एकरा में काल्पनिक वास्तविक छोटा बड़ा बराबर सब तरह का प्रतिबिंब बनता है। तो 6 का हो जाएगा सी नंबर, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। उसके बाद देखिएगा 7 में 7 में कहता है कि अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। तो अवतल लेंस का आवर्धन जो होता है, एम बराबर क्या होता है, एम बराबर होता है वी बटा यू, एम बराबर वी बटा यू। आवर्धन देखिएगा एक प्रकार का अनुपात है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। समतल दर्पण का आवर्धन कहेगा तो प्लस में 1, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन माइनस में, काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन प्लस में। तो 7 का आंसर डी हो जाएगा, आवर्धन का मान जो होता है वी बटा यू, वी बटा यू। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8। 8 नंबर का क्वेश्चन कहता है, पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा। तो पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा की अपेक्षा कम हो जाएगा, हवा की अपेक्षा क्या हो जाता है, कम होती है। 8 का हो जाएगा बी नंबर, 8 का हो जाएगा बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं 9 नंबर के क्वेश्चन को देखिए। 9 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि गोलीय लेंस के लिए फोकस दूरी एफ, वस्तु की दूरी यू, प्रतिबिंब की दूरी भी में कौन सा संबंध है। कहने का मतलब लेंस सूत्र बताना है। तो लेंस सूत्र क्या होता है, 1 बटा भी या माइनस 1 बटा यू बराबर 1 बटा एफ। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। ठीक है, आपको ट्रिक बताए थे, 1 बटा भी 1 बटा यू, 1 बटा भी प्लस 1 बटा यू बराबर 1 बटा एफ। ये कहेगा तो ये हुआ दर्पण, प्लस रहेगा दर्पण, दर्पण के लिए प्लस और लेंस के लिए माइनस। ठीक है, बी हो जाएगा, 9 का हो जाएगा बी नंबर। 10 में 10 कहता है कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक, आवर्धन एक प्रकार का अनुपात होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, मात्रक विहीन होता है या मात्रकहीन होता है। इसका हो जाएगा डी नंबर, इसका क्या हो जाएगा डी नंबर, 10 का हो जाएगा डी नंबर, 10 का हो जाएगा डी नंबर। 11 नंबर देखिए, कहता है लेंस में कितने फोकस होते हैं। तो लेंस में फोकस की संख्या 2 होता है, F1 और F2। लेंस में फोकस की संख्या 2 होता है, 2। 11 का हो जाएगा ए नंबर। 12 कहता है कि लेंस के क्षमता का एसआई मात्रक। तो लेंस के क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर, लेंस के क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर, लेंस के क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर। इसको डी से दिखाते हैं। ठीक है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर। ठीक है, 12 का हो जाएगा ए नंबर। 13 में देखिएगा, 13 में कहता है कि उत्तल लेंस की क्षमता। तो उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, प्लस में होती है। ठीक है, उत्तल आप लोग लिखते हैं ऐसे करके, देखिए यहाँ प्लस दिखाई पड़ रहा है। तो उत्तल लेंस की क्षमता जो होता है धनात्मक होता है, प्लस में होता है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि अवतल लेंस की क्षमता, अवतल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक, यानी कि माइनस में। किसमें, माइनस में। अवतल लेंस की क्षमता माइनस में, उत्तल लेंस की क्षमता प्लस में। ठीक ना है। 15 में आइए, 15 कहता है निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। धनात्मक बोले तो प्लस में। किस लेंस का फोकस दूरी प्लस में होता है, तो उत्तल लेंस। उत्तल लेंस 15 का बी नंबर, 15 का बी नंबर। चलिए 16 में देखिएगा क्या हो जाएगा। 16 में कहता है, 16 में आवर्धन का एसआई मात्रक है। तो आवर्धन का एसआई कोई मात्रक होबे नहीं करता है, मात्रक विहीन होता है, इसका कोई मात्रक नहीं, या इनमें से कोई नहीं। डी नंबर हो जाएगा। 16 का क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, 16 का डी नंबर हो जाएगा। 17 में कहता है कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है हीरा का। कितना होता है हीरा का, 2.42। देखिए सबसे कठोर पदार्थ, सबसे कठोर अधातु या सबसे कठोर तत्व कहेगा तो हीरा। हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। और हीरा का चमकीला दिखाई देना प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। आगे बढ़िएगा, आगे फिर देखिएगा क्वेश्चन कहता है कितना होगा, क्वेश्चन नंबर 18 हो जाएगा। 18 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 गो, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 गो। अब 19 में कहता है, 19 में कहता है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग किया जाता है। सूक्ष्मदर्शी का मतलब हुआ कि छोटका जीव को बड़ा बना करके देखने वाले यंत्र को सूक्ष्मदर्शी कहते हैं, इसको माइक्रोस्कोप कहते हैं। इसमें किसका प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस का। किसका प्रयोग, उत्तल लेंस का। 19 का हो जाएगा डी नंबर, 19 का डी नंबर। 20
20 में कहता है कि निम्न में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? किस लेंस को अपसारी? अपसारी लेंस कहेगा तो अवतल लेंस, अपसारी लेंस कहेगा तो अवतल लेंस, अभिसारी लेंस कहेगा तो उत्तल लेंस, अभिसारी कहेगा तो उत्तल, अभिसारी कहेगा तो उत्तल, अपसारी कहेगा तो अवतल। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। या बादल का रंग सफेद दिखाई देना, या बादल का रंग उजला दिखाई देना, ये भी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक ना? आपसे ये भी पूछा जाएगा अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो नीला नहीं दिखाई पड़ता है, काला दिखाई पड़ता है। ठीक है, ये सब प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। 22 में कहता है विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है। विरल माध्यम में वेग अधिक होता है, सघन माध्यम में वेग कम होता है। जैसे ही वेग कम होगा तो अविलंब से अविलंब की ओर मुड़ जाएगा। तो 22 का हो जाएगा ए नंबर, 22 का ए नंबर। चलिए 23 में देखिएगा, 23 में कहता है कि निम्न में से किस लेंस की फोकस की दूरी धनात्मक होती है? धनात्मक का मतलब प्लस में, प्लस में किसका होता है? उत्तल लेंस का, उत्तल लेंस का। 23 का हो जाएगा ए नंबर। 24 में देखिए, 24 कहता है कि चिन्हों की निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होता है। धनात्मक फोकस दूरी किसका होता है? उत्तल लेंस का भी होता है प्लस में, उत्तल दर्पण का भी होता है प्लस में, दोनों हो जाएगा ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा, 24 का डी। 25 में देखा जाए, 25 में कहता है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? आपको बताए थे पी बराबर होता है 1/f, पी बराबर 1/f, पी बराबर होता है 1/f, पी बराबर क्या होता है? 1/f, पी बराबर 1/f। तो पी का मान 1 है, इन्हें लाके गुणा करेंगे तो एफ बराबर क्या हो जाएगा? 1 मीटर हो जाएगा। 1 मीटर मतलब कितना? 100 सेंटीमीटर। इसका हो जाएगा सी नंबर, 100 सेंटीमीटर। 25 का सी हो जाएगा, 25 का सी, 25 का सी। 26 में देखिए, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहां रखना होगा? देखिए उत्तल लेंस के सामने वस्तु को 6 जगह में रख सकते हैं। जकड़ा में क्या कहते हैं? यदि फोकस दूरी के दुगुना दूरी पर रखते हैं तो समान आकार का बनता है। फोकस दूरी के दुगुना दूरी पर, बी नंबर पर, बी नंबर पर, बी नंबर पर। 26 का बी नंबर, 26 का बी नंबर। 27 में कहता है किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दोनों का फोकस दूरी क्या है? माइनस में है, तो दोनों अवतल होगा। दोनों क्या होगा? अवतल होगा, दोनों अवतल होगा, दोनों अवतल होगा, दोनों अवतल होगा। ए नंबर 27 का हो जाएगा ए नंबर। यदि प्लस में रहता तो दोनों उत्तल होता। 28 में आइए, 28 में कहता है कि उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल लेंस में प्रतिबिंब जो बनता है ना, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब जो बनता है वास्तविक तो बनबे करता है, लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है? उल्टा होता है। बी नंबर हो जाएगा, सटीक आंसर बी नंबर हो जाएगा, 28 का बी, 28 का बी। 29 में देखिएगा, 29 में कितना हो जाएगा ये? एक सेकेंड, हाँ 29 में देखिए क्या है। 29 कहता है कि लेंस की क्षमता होती है, तो फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। पी बराबर होता है 1/f। फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता कहते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। 29 का हो जाएगा सी। अब देखिएगा ये हो जाएगा 30 नंबर। 30 में कहता है कि किस लेंस का उपयोग दीर्घ दृष्टि हो? दीर्घ का मतलब होता है दूर, तो दूर को ठीक करने में कौन सा लेंस है? तो दूर को ठीक करने में उत्तल लेंस। 30 का हो जाएगा बी नंबर, 30 का हो जाएगा बी नंबर। चलिए 31 में देखिए, 31 में कहता है कि किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस। इसका आंसर सी हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। 31 का हो जाएगा सी। 32 में कहता है कि फोटोग्राफी कैमरा का विदृश्यक होता है, यानी कि फोटोग्राफी कैमरा में कौन सा लेंस रहता है? तो उत्तल लेंस। सी हो जाएगा, 32 का सी, 32 का सी। 33 में कहता है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है? अपसारी लेंस कहेगा तो अवतल लेंस। 33 का हो जाएगा ए नंबर, 33 का ए नंबर। चलिए 33 का ए नंबर। 33 के बाद देखिएगा 34 कहता है कि निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब, तो वास्तविक प्रतिबिंब केवल उत्तल लेंस में बनता है। लेंस में कौन? उत्तल। उत्तल लेंस में क्या होता है? वास्तविक बनता है। 34 का बी नंबर हो जाएगा, 34 का बी नंबर हो जाएगा। अब देखिएगा 35 में कहता है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो लेंस की क्षमता क्या होगी? आपको बताए थे P बराबर 1/f, या P बराबर बताए थे 100/f। जब फोकस दूरी सेंटीमीटर में रहेगा तो f का मान 20 सेंटीमीटर है, तो P बराबर क्या लिख सकते हैं? P बराबर लिख सकते हैं 100/f, f का मतलब 20।
20 से कम 20, 20 पंचे 100, प्लस में है तो उत्तल लेंस में है तो प्लस में, प्लस पॉइंट डायोप्टर, प्लस पॉइंट डायोप्टर सी नंबर हो जाएगा। 35 का आंसर सी हो जाएगा। 35 का आंसर सी हो जाएगा। 35 का आंसर सी हो जाएगा। 36 में देखिए, किसी बिंदु वस्तु से निकल कर किरणें किसी लेंस से परिवर्तित होकर इस बिंदु पर मिलती है, उस बिंदु को क्या कहते हैं? उस बिंदु को कहते हैं क्या? उस बिंदु को कहते हैं मुख्य फोकस। क्या कहते हैं? फोकस पर जाकर के मिलता है, फोकस कहते हैं। 36 का हो जाएगा सी नंबर। 37 का आता है उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। 37 का ए नंबर, 37 का ए नंबर, 37 का ए नंबर। 38 में कहता है कि लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं, ये हुआ लेंस, लेंस का जो बीच वाला बिंदु केंद्रीय बिंदु रहता है इसको प्रकाशिक केंद्र कहते हैं, ठीक ना। बी नंबर हो जाएगा 38 का बी, 38 का बी। 39 रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक ना। लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं? तो दो गो, क्या होता है? दो गो। 39 का हो जाएगा ए नंबर, 39 का ए नंबर। 40 ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक डायोप्टर, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक डायोप्टर। आगे बढ़िएगा 41 में, 41 का आता है उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, 41 का हो जाएगा ए, 41 का ए। 42 में कहता है कि अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक, 42 का भी हो जाएगा ए, 42 का ए। 43 ये सब रिपीट क्वेश्चन है, ठीक नहीं। अगर आपको जवाब पता होगा तो बताइएगा, रिवीजन फटाफट करा रहे हैं। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का मात्रक विहीन, आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, मात्रक विहीन या मात्रकहीन होता है, डी नंबर हो जाएगा। 44 कहता है कि किस लेंस का फोकस धनात्मक होता है? उत्तल लेंस, उत्तल लेंस का होता है धनात्मक आने की प्लस में। 45 कहता है कि आवर्धन का मात्रक, तो आवर्धन का कोई मात्रक होबे नहीं करता, इनमें से कोई नहीं, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, डी हो जाएगा, डी हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है, डी हो जाएगा। अब देखिएगा थोड़ा सा 46 में कहता है निम्नलिखित में से किसका आवर्तनांक अधिक होता है? तो हीरा, हीरा का आवर्तनांक अधिक होता है 2.42, 46 हो जाएगा, ठीक है, 46 हो जाएगा। आगे देखिएगा 46 के बाद 47 में कहता है कि तालाब का जल कम गाढ़ा दिखाई देने का कारण है तो प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। 47 का हो जाएगा सी। फिजिक्स का चैप्टर 3 जो है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, इससे बनने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताने वाले हैं और सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपका कहता है कि सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु है, ठीक ना। मतलब कोई आंख है तो उसके लिए दूर बिंदु क्या होगा? आंख कहां तक देख सकता है? तो दूर बिंदु क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। एक का हो जाएगा डी नंबर, एक का क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। लेकिन कहता एक आंख के लिए निकट बिंदु या स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी या लघुत्तम दूरी तब होता 25 सेंटीमीटर, लेकिन दूर बिंदु कहेगा तो दूर बिंदु हो जाएगा अनंत, दूर बिंदु क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। आगे देखिएगा 2 नंबर का क्वेश्चन। 2 में कहता है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है किसके द्वारा? तो पक्षमाभी द्वारा, पक्षमाभी द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2 का आंसर सी हो जाएगा। आगे देखिएगा 3 का क्वेश्चन कहता है स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? लाल, हरा, पीला और बैगनी। तो स्पेक्ट्रम में किस रंग का झुकाव सबसे अधिक होता है? तो बैगनी रंग। कौन सा रंग? बैगनी रंग। जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारते हैं तो 7 रंग में टूटता है और सबसे अधिक झुकाव जो होता है बैगनी रंग का होता है, सबसे अधिक विचलन जो होता है वो भी बैगनी रंग का ही होता है। आगे देखिएगा, आगे कहता है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो प्रिज्म का। और प्रिज्म एक क्या कहते हैं? पारदर्शी कांच का बना होता है जगह में 5 सतह रहता है। कितना सतह रहता है प्रिज्म में? तो 5 सतह रहता है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है। देखिए निकट दृष्टि में क्या होता है? निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देता है, दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देता है। और दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देता है, निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देता है। कहता है कि जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ साफ दिखाई नहीं देख सकता, मतलब निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है, तो अग्राम कौन होगा? अग्राम होगा दूरदृष्टि दोष। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। और दूरदृष्टि दोष को ठीक करने में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देखिएगा 6 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि मानव नेत्र में किसी प्रकार का लेंस नहीं होता है, अवतल लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, उत्तल दर्पण होता है। तो मानव नेत्र में क्या होता है? उत्तल लेंस होता है। क्या होता है? उत्तल लेंस होता है। सी नंबर हो जाएगा। 6 का हो जाएगा सी नंबर, 6 का हो जाएगा सी नंबर। चलिए 7 में देखिए, 7 में कहता है कि मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है? यानी कि मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो ये बनता है किस पर? ये बनता है रेटिना पर। रेटिना को ही कहते हैं दृष्टिपटल, ये परितारिका नहीं होगा। रेटिना को ही हिंदी में क्या कहते हैं? दृष्टिपटल कहते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा।
7 का आंसर हो जाएगा सी। 7 का आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। आगे देखा जाए 8 नंबर, सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब होता है। सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब होता है। रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक होता है और उल्टा होता है। वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा, सी नंबर हो जाएगा। वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और आकार में कैसा बनता है? छोटा बनता है। आगे 9 नंबर कहता है कि टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। मतलब जब कोई कोलाइड विलयन से जब प्रकाश को गुजारते हैं तो प्रकाश अलग अलग दिशा में फैल जाता है, इसी घटना को प्रकाश का टिंडल प्रभाव कहते हैं। ठीक नहीं? तो टिंडल प्रभाव जो होता है ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण डी नंबर हो जाएगा। 9 का हो जाएगा डी नंबर, 9 का डी नंबर। अब देखिएगा 10 में, 10 में कहता है कि दूरदृष्टि दोष वाली आंख साफ साफ देख सकता है। तो दूरदृष्टि दोष वाली आंख दूर की वस्तु को साफ साफ देख सकता है, दूर की वस्तु को साफ साफ देख सकता है। ठीक है, दूर की वस्तु को साफ साफ देख सकता है। 10 का हो जाएगा ए नंबर, 10 का क्या हो जाएगा? ए नंबर। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11। 11 में कहता है कि निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति देख सकता है। निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकता है, निकट की वस्तु को अच्छी तरीका से देख सकता है, निकट की वस्तु को अच्छी तरीका से देख सकता है। निकट दृष्टि दोष में निकटे का वस्तु दिखाई पड़ेगा, दूर का वस्तु दिखाई नहीं पड़ेगा। और दूर दृष्टि दोष में दूरे का वस्तु दिखाई पड़ेगा, निकट का वस्तु दिखाई नहीं पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12। 12 कहता है कि नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है वास्तविक, उल्टा और छोटा, वास्तविक, उल्टा और छोटा, डी नंबर। वास्तविक, उल्टा और छोटा, वास्तविक, उल्टा और छोटा। 13 नंबर, आंख व्यवहार करती है। तो आंख कैसा व्यवहार करती है? उत्तल लेंस की तरह, उत्तल लेंस की तरह, उत्तल लेंस की तरह, उत्तल लेंस की तरह, उत्तल लेंस की तरह। तो 13 का हो जाएगा बी नंबर। 13 का क्या हो जाएगा? बी नंबर। 13 का हो जाएगा बी नंबर, उत्तल लेंस की तरह। 14 में, 14 में कहता है सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी, स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कहे या अल्पतम दूरी कहे या लघुतम दूरी कहे तो 25 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 25 सेंटीमीटर। नेत्र के लिए निकट बिंदु कहेगा तो ये भी कितना हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15। 15 कहता है कि किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष, निकट को ठीक करने में अवतल, ठीक ना, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। दीर्घ यानी कि दूर को ठीक करने में उत्तल, जरा को ठीक करने में द्विफोक्सी या बाइफोकल, और बिंदुकता को ठीक करने में बेलनाकार लेंस। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16। 16 कहता है कि तरंग दैर्ध्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तरंग दैर्ध्य को किसमें व्यक्त किया जाता है? तरंग दैर्ध्य को किसमें व्यक्त किया जाता है? तरंग दैर्ध्य जो है ना, तरंग दैर्ध्य को व्यक्त किया जाता है मीटर में। किसमें? मीटर में। तरंग दैर्ध्य को मीटर में, यदि एंगस्ट्रम होता तो एंगस्ट्रम में, एंगस्ट्रम नहीं है तो मीटर मार सकते हैं। ठीक ना, मीटर में व्यक्त करते हैं। आगे अब देखिएगा 17 कहता है कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग होता है, किस लेंस का प्रयोग होता है। निकट को ठीक करने में अवतल, निकट को ठीक करने में अवतल। 17 का बी नंबर। 17 का क्या होगा? बी नंबर। 17 का हो जाएगा बी नंबर। 18 में आइए, जरा दृष्टि दोष को दूर करने में काम लाया जाता है। जरा दृष्टि दोष में दोनों उत्तल भी लाता है, अवतल भी लगता है, एक साथ बाइफोकल कहते हैं। एक साथ क्या कहते हैं? बाइफोकल। 18 का हो जाएगा डी नंबर। 18 का हो जाएगा डी नंबर। 18 का हो जाएगा डी नंबर। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण होते हैं। श्वेत प्रकाश का मतलब, श्वेत प्रकाश का मतलब सूर्य का प्रकाश। तो श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण होते हैं? तो श्वेत प्रकाश में 7 गो वर्ण होते हैं, डी नंबर हो जाएगा। 19 का हो जाएगा डी नंबर। 19 का हो जाएगा डी नंबर। 19 का डी नंबर। 19 का डी नंबर। 20 में देखिए, 20 कहता है कि श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है, मतलब सबसे अधिक विचलन कौन होता है? सबसे अधिक कौन मुड़ता है? तो सबसे अधिक मुड़ता है बैगनी। कौन मुड़ता है? बैगनी। तो 20 का हो जाएगा सी नंबर। 20 का हो जाएगा सी नंबर। अब 21 में देखिए, 21 में श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से गुजरता है तो वह वर्ण, तो जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है, सबसे कम कौन मुड़ता है? सबसे कम मुड़ता है लाल। 21 का हो जाएगा ए नंबर। 21 का क्या हो जाएगा? ए नंबर। 21 का हो जाएगा ए नंबर। 22 में प्रिज्म के भीतर से होकर गुजरने पर श्वेत प्रकाश के अपने विभिन्न घटकों में विभाजन को क्या कहते हैं? जब प्रिज्म से क्या होता है, श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं तो 7 अलग अलग रंग में टूट जाता है, तो इस घटना को कहते हैं वर्ण विक्षेपण। इस घटना को क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण। 22 का हो जाएगा बी नंबर। 22 का हो जाएगा बी नंबर। अब 23 में कहता है, 23 में कहता है कि प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है। तो सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य जो होता है लाल रंग का। किस रंग का? लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए करके खतरा का संकेत जो होता है, खतरा का संकेत लाल रंग का होता है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगी। आपको बताए थे P बराबर 1/f या P बराबर 100/f।
100/f जब फोकस दूरी क्या कहते हैं सेंटीमीटर में रहेगा तो p बराबर 100/f लिख सकते हैं। f का मान 20 है, कट गया 5 बेरी, उत्तल है तो प्लस में पहुंच दी, प्लस में पहुंच दी, प्लस में पहुंच दी, प्लस में पहुंच दी है, प्लस में पहुंच दी नहीं है, उत्तल लेंस है तो प्लस में पहुंच दी नहीं है, इसका आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। आगे तथा पुतली के साइज को नियंत्रित करता है, तो पुतली के साइज को नियंत्रित करता है परितारिका या आइरिस, परितारिका या आइरिस। 28 का बी नंबर हो जाएगा, 28 का बी नंबर हो जाएगा। 29 में देखिएगा क्या है, 29 कहता है कि किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंस से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है। कहने का मतलब किस दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए अवतलो लेंस लगता है, उत्तलो लेंस लगता है, यानी कि द्विफोक्सी लेंस लगता है, ठीक ना। तो निकट में अवतल, दूर में उत्तल, जरा दृष्टि दोष में दोनों लगता है, इसका हो जाएगा जरा दृष्टि दोष, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 29 का हो जाएगा सी नंबर। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 30, कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहां से होता है, तो कॉर्नियों के बाहरी पृष्ठ पर से। अधिकांश प्रकाश जो है ना, अधिकांश प्रकाश के किरण का अपवर्तन जो होता है कॉर्नियों के बाहरी पृष्ठ पर से, तो 30 का हो जाएगा सी नंबर, इसका क्या हो जाएगा सी नंबर। आगे जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्ण करता है। कहने का मतलब सबसे अधिक प्रकीर्णन किसका होता है, तो बैगनी का। बैगनी ऑप्शन में नहीं है, आपको ठीक बताए थे, बैजा नीहा पीलाला, बैगनी नहीं है, जामुनी, जामुनी भी नहीं है, बैजा बैजा बैगनी नहीं है, जामुनी नहीं है, नीला है तो नीलांबर है, ठीक है, नीलांबर, डी हो जाएगा नीला। आकाश का रंग नीला दिखाई देना प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, बादल का रंग सफेद दिखाई देना प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, और कभी यह पूछा जाएगा अंतरिक्ष यात्री को आकाश के साथ दिखाई देता है तो काला, ठीक है। चलिए आगे बढ़िएगा, 32 नंबर का देखिएगा क्वेश्चन। 32, मानव नेत्र कार्य करता है, मानव नेत्र कार्य करता है तो कैमरा के भांति, किसकी भांति, कैमरा के तरह कार्य करता है, कैमरा के भांति कार्य करता है। 32 का बी हो जाएगा, 32 का बी हो जाएगा, 32 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 34 में देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसका जवाब आप लोग अपने से दीजिएगा कमेंट में, ठीक ना है। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है, इसका जवाब आप लोग अपने से बताइएगा, ठीक है। आगे देखिएगा 35 में कहता है कि प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है, तो ऑप्शन के अनुसार न्यूनतम किसमें होगा, ऑप्शन के अनुसार न्यूनतम जो हो जाएगा कांच में, कितना हो जाएगा, कांच में हो जाएगा, तो 35 का डी हो जाएगा, 35 का डी हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर क्या कहते हैं 43, वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा बन अधिक प्रकीर्णन करता है, यानी कि सबसे अधिक प्रकीर्णन किसका होता है, बैगनी का, लेकिन बैगनी ऑप्शन में नहीं है, बैगनी के बाद जामुनी, जामुनी भी नहीं है, नीला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा, नीला हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। 44, इन धनुष में कितने रंग होते हैं, इन धनुष में 7 गो रंग, क्या रंग, 7 गो रंग, बी नंबर हो जाएगा, 44 का बी हो जाएगा, 44 का बी। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 45, सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किसने किया था, न्यूटन, ठीक है, न्यूटन। और सबसे पहले न्यूटन के द्वारा ही बताया गया था कि श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं, न्यूटन के द्वारा ही बताया गया था। 45 हो गया। अब आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 47, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल होता है 3 गुना 10⁻8 मीटर पर सेकंड, 3 गुना 10⁻8 मीटर पर सेकंड। 47 का हो जाएगा सी नंबर, 47 का क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। अब देखिएगा 48, कहता है कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग कितने मिनट पहले दिखाई देता है, तो 2 मिनट पहले, 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद तक दिखाई पड़ता है, किसके कारण, तो अपवर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे देखिएगा, आगे क्वेश्चन नंबर 49, 49 कहता है कि निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होगा, किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होगा, तो हवा में, कितना होगा, हवा में, हवा में 3 गुना 10⁻8 मीटर पर सेकंड, हवा में हो जाएगा अधिक। 49 हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 51, 51 कहता है कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है, वर्ण मतलब रंग होता है, तो प्राथमिक वर्ण क्या है, 3 गो है, ठीक बताए थे, नहला, नहला, ठीक, नहला, नीला हरा लाल, नीला हरा लाल, नीला हरा लाल, तो इसमें से सभी हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, 51 का हो जाएगा डी नंबर, 51 का डी नंबर। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 54, अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्रियों को आकाश कैसा प्रतीत होता है, अत्यधिक ऊंचाई पर कोई यात्री है तो उसको आकाश कैसा दिखाई देगा, उसको काला दिखाई देगा, ठीक है, काला दिखाई देगा, सी नंबर। 55 में खतरे के संकेत का प्रकाश किस रंग का होता है, तो खतरा का संकेत जो होता है लाल रंग का, कौन रंग का, लाल रंग का, डी हो जाएगा, डी हो जाएगा, 55 का हो जाएगा डी, 55 का डी। 61 में देखिए, प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई पड़ता है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्योदय से 2 मिनट पहले ही क्या होता है, सूर्य दिखाई देता है। 62 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है,
तो नेत्र का रंगीन भाग होता है परितारिका, इसी को कहते हैं आइरिस, इसी को क्या कहते हैं आइरिस। इसी के कारण आंखों का रंग क्या होता है, अलग अलग होता है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 63, कहता है कि तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तो तरंगदैर्घ्य को व्यक्त किया जाता है एंगस्ट्रम में, किसमें, एंगस्ट्रम में। और एक एंगस्ट्रम बराबर जो होता है, एक एंगस्ट्रम बराबर 10⁻⁻10 मीटर। एक एंगस्ट्रम बराबर क्या होता है, 10⁻⁻10 मीटर। चलिए आगे देखिएगा, आगे कहता है क्वेश्चन नंबर 64, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में। तो प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में क्या होती है, अलग अलग होती है, भिन्न भिन्न होती है, बी नंबर हो जाएगा। 65, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होता है, थोड़ा सा कम होता है। सबसे अधिक निर्वात में होता है, निर्वात से थोड़ा सा कम होता है, किसमें, वायु में, थोड़ा सा कम हो जाएगा। 65 का ए नंबर हो जाएगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 66, कहता है कि तारे के टिमटिमाने का कारण है। तो तारा का टिमटिमाता हुआ दिखाई देना वायुमंडलीय अपवर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन, ठीक ना है, वायुमंडलीय अपवर्तन। तो 66 का हो जाएगा सी नंबर, 66 का हो जाएगा सी नंबर। अब 67 में देखिए, कहता है कि मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व होता है तो 1/10 सेकेंड, 1/10 सेकेंड, 67 का ए नंबर। 68 कहता है कि श्वेत प्रकाश का बंद विक्षेपण उत्पन्न करता है। तो बंद विक्षेपण उत्पन्न करने के लिए क्या चाहिए, प्रिज्म चाहिए, 68 का डी नंबर, 68 का डी नंबर। 69 कहता है कि हीरा का अपवर्तनांक, तो हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42, 2.42, 2.42। 70 में कहता है कि एक प्रिज्म कितने सतह से गिरा होता है। तो प्रिज्म में क्या सतह रहता है, तो प्रिज्म में रहता है 5 गो सतह, क्या रहता है, 5 सतह रहता है, डी नंबर हो जाएगा। 71, प्रकाश का न्यूनतम तरंगदैर्घ्य कितना होता है, 380 नैनोमीटर, 380 नैनोमीटर। चैप्टर 4 है और चैप्टर का नाम है, क्या कहते हैं, विद्युत एवं इसके उसमें प्रभाव। और ये सभी क्वेश्चन बैंक वाले हैं जो कि इस चैप्टर से पूछे गए हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। चलते हैं सीधे क्वेश्चन पर। अगर आप लोगों को क्वेश्चन का जवाब पता होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो आइए देखिएगा, कहता है पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कहता है कि एक कूलम विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉन में समाये आवेश के तुल्य होता है। एक कूलम आवेश, देखिए एक कूलम आवेश जो है ना, एक कूलम आवेश जो होता है अगर हम इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होता है 6.25 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है। यानी कि एक कूलम आवेश बहा, इसका मतलब इतना इलेक्ट्रॉन बहा, 6.25 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। यदि आपसे ये पूछा जाएगा कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश रहता है, तो माइनस में 1.6 गुना 10⁻−19 कूलम। लेकिन कह रहा है कि एक कूलम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन, तो 6.25 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। थोड़ा सा नंबर मिसमैच है, काहे कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन को ही रखे हैं, जो गड़बड़ क्वेश्चन था उसको थोड़ा सा साइड कर दिए, ठीक है। इससे करके जो नंबर आप लोगों को स्क्रीन पर दिखेगा उसी नंबर के अनुसार कमेंट कीजिएगा। देखिएगा 3 नंबर, कहता है कि विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है, आप लोग बताइएगा इसका जवाब देकर के, ठीक है। ये 3 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं, आप लोग इसका जवाब दीजिएगा। चलते हैं 4 में, कहता है कि अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में, अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। अतिभारण के समय क्या होता है, परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। अतिभारण के समय क्या होता है कि परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि एक वोल्ट कहलाता है, एक वोल्ट कहलाता है, एक वोल्ट कहलाता है, एक वोल्ट कहलाता है। तो आपको फॉर्मूला बताए थे, V बराबर W बटा क्यू, V बराबर W बटा क्यू, यानी कि विभवांतर बराबर होता है कार्य बटा आवेश, कार्य बटा आवेश। तो कार्य का मात्रक जूल, आवेश का मात्रक कूलम, तो जूल पर कूलम, ठीक ना है, जूल पर कूलम। तो वोल्ट किसके बराबर होगा, एक वोल्ट बराबर क्या होगा, 1 जूल पर कूलम। 5 का हो जाएगा बी नंबर, 5 का हो जाएगा बी नंबर। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। आमीटर का मतलब हुआ कि विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को आमीटर कहते हैं। और आमीटर को हमेशा लगाया जाता है श्रेणी क्रम में। कौन क्रम में, श्रेणी क्रम में। आमीटर को हमेशा लगाया जाता है श्रेणी क्रम में, आमीटर को हमेशा लगाया जाता है श्रेणी क्रम में। और आमीटर का जो प्रतिरोध जो होता है शून्य होता है या बहुत कम होता है, शून्य होता है या बहुत कम होता है। तो क्वेश्चन कहता है आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम में। 6 का हो जाएगा ए नंबर, 6 का क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा 7
7 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। विद्युत शक्ति, शक्ति को पी से दिखाते हैं, ठीक है ना। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, कार्य करने की दर को। पी बराबर डब्ल्यू बटा क्या होता है, डब्ल्यू बटा टी भी होता है, डब्ल्यू बटा टी भी होता है। और आई स्क्वायर आर भी होता है, वी स्क्वायर आर भी होता है, वी आई भी होता है। ये नहीं होता आई स्क्वायर आई, क्या कहते हैं ये, सॉरी, इसका आंसर जो है, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, आई आर स्क्वायर। ये क्या कहते हैं, ये शक्ति का पद नहीं है, ये शक्ति का फार्मूला नहीं, ठीक है, ये शक्ति का पद को निरूपित नहीं करता है। बी नंबर हो जाएगा, 7 का हो जाएगा बी नंबर। 8 में कहता है कि किसी बल्ब से 1 मिनट में क्या मिनट में 1 मिनट बोले तो 60 सेकेंड, 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान। तो आपको क्या बताया था, आई बराबर क्यू बटा टी है, तो आवेश का मान 120 है, समय का मान 60 है, तो 60 2 120, 2 एम्पियर हो जाएगा आंसर। 8 का हो जाएगा बी नंबर, 8 का क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। 9 में देख लीजिएगा, 9 में कहता है कि किस उपकरण में प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं होता है, ठीक ना। कौन सा उपकरण है जगह में प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं होता है, तो एमीटर में, इसमें तो प्लस माइनस लिखा रहता है, ठीक ना। वोल्टमीटर में भी रहता है, विद्युत सेल में भी रहता है। कुंडली में क्या होता है, कुंडली में प्लस माइनस का चिन्ह नहीं लिखा हुआ रहता है। और विद्युत बल्ब का कुंडली जो होता है वो टंगस्टन के तार का बना होता है, लेकिन हीटर का जो कुंडली होता है वो नाइक्रोम के तार का बना होता है, ठीक ना। इसका हो जाएगा सी नंबर, इसका हो जाएगा सी नंबर। आगे 10 में, 10 कहता है कि लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान। लघुपतन हो या अतिभारण हो, लघुपतन के समय या अतिभारण के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान एकदम बहुत अधिक बढ़ जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। ए नंबर हो जाएगा। 10 का क्या हो जाएगा, 10 का हो जाएगा ए नंबर, 10 का ए नंबर। चलिए 11 देखिएगा। 11 में कहता है कि किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रहा है, तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा। आपको पता है ओम का नियम क्या कहता है, वी बराबर आई आर, वी बराबर आई आर। वी का मतलब विभवांतर, आई का मतलब प्रतिरोध, सॉरी आई का मतलब विद्युत धारा, आर का मतलब क्या हो गया, प्रतिरोध। तो विभवांतर का मान 220 दिया हुआ है एम्पियर, यानी कि धारा का मान भी दिया हुआ है। धारा का मान कितना दिया हुआ, धारा का मान 2 एम्पियर दिया हुआ है। प्रतिरोध यानी कि आर का मान पूछ रहा है, तो विभवांतर का मान 220 है, 220 रख देंगे। आई का मान 2 एम्पियर है, 2 रख देंगे, गुना प्रतिरोध आर का मान निकालना, इसको कर दीजिए, हाफ हो जाएगा 110 बेरी में, तो प्रतिरोध का मान निकल जाएगा 110 ओम। 11 का आंसर बी हो जाएगा, 11 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 11 का आंसर बी हो जाएगा। अब देखिएगा 12 में, 12 कहता है क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है 12 में दिया हुआ है क्वेश्चन, आर ओम प्रतिरोध वाले एन प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक ना है। कहने का मतलब आर ओम वाला प्रतिरोध है और एन को प्रतिरोध है, एन संख्या हुआ, आर ओम प्रतिरोध वाले एन प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, देखिए समांतर में जोड़ेगा तो हो जाएगा आर बटा एन। समांतर में कहा कि घट जाता है, इसलिए करके भाग के रूप में चला जाता है। यदि श्रेणी में कहता तब होता आर गुना एन, समांतर में कह रहा है आर बटा एन। सी नंबर हो जाएगा, 12 का सी, 12 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अब 13 का देखा जाए। 13 कहता है कि एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध बोले तो आर का मान, प्रतिरोध 55 ओम है, बाद 220 वोल्ट के स्रोत से जो विद्युत धारा लेगी उसका मान क्या होगा। कहे का मतलब प्रतिरोध आर का मान दिया हुआ है 55, विभवांतर भी का मान दिया हुआ है 220 वोल्ट, तो आई का मान निकालना है, ठीक है। तो भी बराबर क्या होता है, भी बराबर होता है आई आर, तो भी का मान रख दीजिए, भी का मान 220 है, आई के जगह पर आई रख दीजिए। आर का मान कितना है, आर का मान हो जाएगा 55, इसको काट दीजिए 4 बेरी में कट जाएगा, 4 एम्पियर इसका निकल जाएगा आंसर, 4 एम्पियर। 13 का ए हो जाएगा, 13 का क्या हो जाएगा, 13 का ए हो जाएगा 4 एम्पियर। 14 में देखिए, 14 कहता है किसी चालक के वैद्युत प्रतिरोधकता, देखिए प्रतिरोध कहेगा तो प्रतिरोध का मात्रक ओम, लेकिन प्रतिरोधकता कहेगा तो इसका मात्रक ओम मीटर। 14 का बी हो जाएगा, 14 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 14 का बी हो जाएगा। 15 कहता है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है कौन होता है, वो होता है 220 वोल्ट का, 220 वोल्ट का क्या होता है, एसी। एसी बोले तो अल्टरनेट करंट आने की प्रत्यावर्ती धारा, 220 वोल्ट का प्रत्यावर्ती धारा, 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा। सी नंबर हो जाएगा, 15 का सी हो जाएगा, 15 का सी हो जाएगा। चलिए 16 में देखिएगा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और बहुत बार परीक्षा में आया है। किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी प्रतिरोध आर और प्रवाहित धारा आई के बीच संबंध क्या होता है, तो ओम का नियम याद रखिएगा, भी बराबर आई आर, भी बराबर आई आर। और इसी से आप लोग ऑप्शन छोड़ लीजिए, भी बराबर आई आर नहीं है, भी बराबर आई आर नहीं है। यदि यहाँ से आई का मान निकालेंगे तो आर को इधर भेजेंगे, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, भी बटे आई बराबर हो जाएगा भी बटा आर, आई बराबर भी बटा आर भी नहीं, आर यदि मान लीजिए आर को रखेंगे आई को भेजेंगे, आर बराबर भी बटा आई,
आर बराबर वी बटा आई ए आर, आर बराबर वी बटा आई सी नंबर हो जाएगा। ठीक है ना, आप लोग वी बराबर आई आर ओम के नियम याद रखिएगा, उसी से आप लोग ऑप्शन छांट लीजिएगा, तो 16 का सी हो जाएगा। 16 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 17 में अरे आसान है। जो नंबर आप लोगों का लिखा हुआ इसी के अनुसार चलते रहिए। कहता है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का खोजकर्ता कौन है? जे थॉमसन, जे थॉमसन। और इलेक्ट्रॉन जो होता है धनावेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान -1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम रहता है। ठीक है। जब कोई पदार्थ से या जब कोई चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो में जो गतिशील कण होता है इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। उसके बाद देखिएगा 22 में फिर कह रहा है कि ओम का नियम का गणितीय रूप है। तो ओम का नियम क्या कहता है? V बराबर आई आर, V बराबर आई आर, V बराबर आई आर, V बराबर आई आर, V बराबर आई आर। ये आर को भेजेंगे इन हो जाएगा V बराबर आई आर, बी नंबर हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। 23 में देखिएगा, 23 में फिर वही है, 23 में भी फिर वही क्वेश्चन है। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है। तो V बराबर क्या होता है? आई आर। यहाँ से यदि आर का मान निकालेंगे तो आर बराबर क्या हो जाएगा? V बटा आई, आई को भेज देंगे, आर बराबर V बटा आई। तो 23 का देखिएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्या हो जाएगा? V बराबर आई आर ने आर का मान निकालेंगे, आई ने बटे में चला जाएगा, तो आर बराबर V बटा आई, आर बराबर V बटा आई, सी नंबर हो जाएगा। 23 का सी हो जाएगा, 23 का सी हो जाएगा। आइएगा 24 में देखिए, 24 में कहता है किसी विद्युत परिपथ में एकांक धनात्मक आवेश को दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरण करने में जो कार्य करना पड़ता है उसको क्या कहते हैं? उसको विभवांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? विभवांतर। और विभवांतर का एसआई मात्रक जो होता है वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। और विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर। क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर लगाया जाता है हमेशा समांतर क्रम में। कौन क्रम में? समांतर क्रम में। और वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है बहुत अधिक होता है या अनंत होता है? बहुत अधिक होता है या अनंत होता है। चलिए 25 में देख लीजिए क्या कहता है। 25 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन मात्रक वाट के बराबर है? वाट। वाट होता है शक्ति का मात्रक। तो P बराबर क्या होता है? W बटा T, यानी कि कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है। तो वाट किसके बराबर? ये W का मतलब कार्य हुआ, कार्य का मात्रक जूल, नीचे समय है, समय का मतलब सेकंड, तो जूल पर सेकंड। जूल पर सेकंड हुआ, इसी को वाट कहते हैं। जूल पर सेकंड को ही क्या कहते हैं? वाट। तो जूल पर सेकंड ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 25 का हो जाएगा ए नंबर। आगे देखिएगा 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ओम का नियम है। ओम का नियम क्या बताए थे? V बराबर आई आर, V बराबर आई आर, तो V बराबर आई आर बी नंबर हो जाएगा। 27 का बी नंबर, 27 का बी नंबर, 27 का बी नंबर। चलिए 28, 28 में कहता है कि विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक। विद्युत धारा का एसआई मात्रक है या विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक है, तो ये क्या होता है? एम्पियर। एम्पियर, एम्पियर हो जाएगा ए नंबर। 28 का हो जाएगा ए नंबर। 29 में देखा जाए, 29 में क्या कहता है? धारा मापने के यंत्र को कहते हैं, अथवा विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को आमीटर कहते हैं। आमीटर कहते हैं। आमीटर को हमेशा लगाते हैं श्रेणी क्रम में। कौन क्रम में? श्रेणी क्रम में। और आदर्श आमीटर का प्रतिरोध जो होता है शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। चलिए आगे बढ़िएगा, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान जो होता है 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम का ऋण आवेश। 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम का ऋण आवेश। 30 का हो जाएगा डी नंबर। 30 का क्या हो जाएगा? डी नंबर। 30 का हो जाएगा डी नंबर। 30 का डी नंबर। चलिए 31, 31 में क्या हो जाएगा? प्रतिरोध का एसआई मात्रक। प्रतिरोध का एसआई मात्रक हो जाएगा क्या? प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम, लेकिन प्रतिरोधकता कहेगा तब हो जाएगा ओम मीटर। क्या हो जाएगा? ओम मीटर हो जाएगा। आगे कहता है कि जूल पर कूलम किसके बराबर होता है? जूल पर कूलम किसके बराबर होता है? आप लोगों को बताए थे V बराबर W बटा, V बराबर W बटा क्यों? W का मतलब कार्य, कार्य का मात्रक जूल, ये आवेश का मतलब कूलम। तो जूल पर कूलम किसके बराबर? वाट के बराबर। किसके बराबर थी? ये क्या कहते हैं? ये विभवांतर नहीं हुआ, विभवांतर का मतलब वोल्ट। तो वोल्ट के बराबर, किसके बराबर? वोल्ट के बराबर। जूल पर कूलम को ही क्या कहते हैं? वोल्ट कहते हैं। बी नंबर, 32 का बी नंबर, 32 का बी नंबर। अब 33 में देखिएगा, 33 कहता है कि विभवांतर का एसआई मात्रक। देखिए कितना बार पूछा हुआ है। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। सी नंबर। 33 का हो जाएगा सी नंबर। 34, 34 कहता है कि ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक। तो ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक होता है कैंडेला। कहता है कैंडेला होता है, कैंडेला होता है, कैंडेला होता है। चलिए आगे देखिए 35, विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, और विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर। इसको हमेशा लगाया जाता है समांतर क्रम में या पार्श्व क्रम में। समांतर क्रम में या पार्श्व क्रम में। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध जो होता है बहुत अधिक होता है या अनंत होता है। ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 36
कहता है विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक। तो कार्य करने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? वाट होता है। क्या होता है? वाट। विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट होता है। इसका एक अन्य मात्रक होता है एचपी। एचपी का मतलब होता है हॉर्स पावर। इसी को हॉर्स पावर कहते हैं, इसी को अश्व शक्ति कहते हैं। एक एचपी बराबर होता है 746 वाट। कितना होता है? 746 वाट। आगे देखिएगा 37 में। 37 कहता है कि आवेश प्रवाह के समय की दर को क्या कहते हैं? तो आवेश के लगातार प्रवाह की दर को, बहने की दर को कहते हैं विद्युत धारा। 37 का ए नंबर। 37 का ए नंबर। अब 38 में देखिएगा क्या है। 38 कहता है कि एक कूलम तुल्य है। एक कूलम तुल्य है। आपको एक फॉर्मूला बताए थे, आई बराबर क्या बताए थे? आई बराबर क्यू बटा टी। टी को इधर भेज दीजिए, ठीक ना। तो आई का मतलब विद्युत धारा, इसका मात्रक एम्पियर। टी का मतलब क्या हुआ? समय। एम्पियर को यदि समय से गुना करेंगे, एम्पियर को यदि समय से गुना करेंगे तो ये आवेश का मात्रक कूलम मिल जाएगा। तो कूलम किसके बराबर होगा? एम्पियर गुना सेकेंड। सी नंबर हो जाएगा, एम्पियर गुना सेकेंड। एम्पियर गुना सेकेंड। अच्छा ये देखिएगा 39 किलोवाट घंटा। तो किलोवाट ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक किलोवाट घंटा। इसी को क्या कहते हैं? इसी को केडब्ल्यूएच भी कहते हैं। केडब्ल्यूएच किलोवाट घंटा, किलोवाट आवर। इसी को यूनिट भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? यूनिट भी कहते हैं। और 1 किलोवाट बराबर होता है 3.6 गुना 10 पर पावर 6 जूल, ठीक ना है। तो 39 का आंसर क्या होगा? किलोवाट घंटा मात्रक है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? तो ऊर्जा का मात्रक है। ऊर्जा का मात्रक है। ऊर्जा का मात्रक है। ऊर्जा का मात्रक है। 40 एक विद्युत यूनिट बराबर होता है। एक विद्युत यूनिट किसके बराबर होता है? तो एक किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा बी नंबर। 40 का हो जाएगा बी नंबर। 40 का हो जाएगा बी नंबर। अब देखिएगा 41 में, देखिए कितना बार पूछा हुआ है। 1 किलोवाट बराबर होता है। तो 1 किलोवाट बराबर जो होता है, 1 किलोवाट बराबर क्या होता है? 1 किलोवाट बराबर क्या होता है? 1 किलोवाट बराबर होता है 3.6 गुना 10 पर पावर 6 जूल। 3.6 गुना 10 पर पावर 6 जूल। ए नंबर हो जाएगा 41 का ए नंबर। 41 का ए नंबर। 42 पता है कि 1 जूल में कितनी कैलोरी होती है? देखिए ऊर्जा का मात्रक जूल भी होता है, कैलोरी भी होता है। तो 1 जूल में कितना कैलोरी होता है? तो 0.24 0.24 0.24 डी नंबर। 42 का हो जाएगा डी नंबर। 42 का डी नंबर। 43 विद्युत बल्ब में फिलामेंट बना होता है। तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो बना होता है टंगस्टन के तार का। टंगस्टन के तार का संकेत होता है डब्लू। इसका गलनांक लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस। 3500 डिग्री सेल्सियस। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 44 किलोवाट घंटा बराबर होता है। किलोवाट घंटा को ही क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं। यूनिट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं। और एक यूनिट बराबर कितना? एक यूनिट बराबर कितना जूल? तो 3.6 गुना 10 पर पावर 6 जूल होता है, ठीक ना। तो 44 का हो जाएगा ए नंबर। 44 का ए नंबर। अब देखिएगा 45 कहता है कि 1 एचपी। एचपी का मतलब हॉर्स पावर, इसी को अश्व शक्ति कहते हैं। तो 1 एचपी बराबर जो होता है, 1 एचपी बराबर होता है 746 वाट। कितना होता है? 746 वाट। बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। 1 एचपी बराबर होता है 746 वाट। आगे देखिएगा 47। 47 कहता है कि 1 माइक्रो एम्पियर। माइक्रो को दिखाते हैं इसे। माइक्रो का मतलब होता है 10 पर पावर -6, ठीक ना। 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में से कौन सी है? माइक्रो का मतलब हुआ 10 पर पावर -6 एम्पियर, ठीक ना। 10 पर पावर -6 एम्पियर। सी नंबर हो जाएगा 47 का सी। 48 में कहता है कि बोल्ट। बोल्ट किसके बराबर होता है? बोल्ट किसके बराबर होता है? आपको बताए थे V बराबर W बटा Q। तो V का मतलब हुआ वर्क, वर्क का मतलब कार्य, कार्य का मात्रक जूल। नीचे आवेश है, आवेश का मात्रक कूलम। तो जूल पर कूलम, जूल पर कूलम, जूल पर कूलम। बी नंबर। बी नंबर हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। 49 में 49 कहता है कि निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? तो आई स्क्वायर आर। आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर आर, ये जो पद है, ये पद क्या करते हैं? विद्युत शक्ति को निरूपित करता है, विद्युत शक्ति को बताता है। आगे देखिएगा 50 बहुत इंपॉर्टेंट ये है। 50 कहता है कि निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है? तो ओम का नियम क्या बताए थे? V बराबर आई आर। V बराबर आई आर। सी नंबर। 50 का हो जाएगा सी नंबर। 50 का सी नंबर। अब देखिएगा 66 क्या कहता है। 66 कहता है कि जिस पदार्थ में आवेशों का प्रवाह आसानी से होता है, यानी कि जिस पदार्थ में आवेश का प्रवाह आसानी से होता है, यानी कि जकरा से विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होता है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सुचालक। क्या कहते हैं? सुचालक कहते हैं। 66 का ये नंबर हो जाएगा। अब देखिएगा 69 नंबर का क्वेश्चन। 69 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक? तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक जो है चांदी है। क्या है? चांदी। और चांदी का संकेत Ag। चांदी का संकेत Ag। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 74। 74 में कहता है, 74 में जब एक से अधिक प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े हो तो कौन सी भौतिक राशि उनमें समान रहती है? तो विद्युत धारा। विद्युत धारा। देखिएगा प्रतिरोध का मुख्य रूप से दो संयोजन होता है। एक होता है श्रेणी संयोजन। एक क्या होता है? एक होता है श्रेणी संयोजन और एक होता है समांतर संयोजन। एक क्या होता है? समांतर संयोजन। एक होता है समांतर संयोजन। तो श्रेणी संयोजन में क्या होता है? समतुल्य प्रतिरोध का मान बढ़ता है।
समतुल्य प्रतिरोध का मान बढ़ता है और प्रत्येक प्रतिरोध से बहने वाले विद्युत धारा का मान क्या होता है, समान होता है। विद्युत धारा का मान समान होता है, जबकि वोल्टेज यानी कि विभवांतर बदलता है और प्रतिरोध के समांतर क्रम में विभवांतर का मान वोल्टेज का मान समान रहता है, जबकि विद्युत धारा का मान बदलता है। ठीक ना, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। विद्युत धारा क्या होता है, विद्युत धारा क्या कहते हैं, सबसे समान रहता है, यह बदलता नहीं है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर क्या कहते हैं 83, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? विद्युत का सुचालक ग्रेफाइट। ग्रेफाइट और धातु होते हुए भी क्या है, विद्युत का सुचालक है। 84 कहता है कि आमीटर से निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है? तो विद्युत धारा। विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को आमीटर कहते हैं। इसको हमेशा लगाया जाता है श्रेणी क्रम में और एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध जो होता है बहुत कम होता है या शून्य होता है, बहुत कम होता है या शून्य होता है। 85 कहता है एक मिली एम्पियर। ठीक है, देखिए एम ए का मतलब हो गया मिली, क्या हो गया, एक मिली। मिली का मतलब होता है 10 पर पावर माइनस 3। यदि माइक्रो कहता, माइक्रो का मतलब 10 पर पावर माइनस 6, मिली होगा, क्या होगा, मिली का मतलब 10 पर पावर माइनस 3। 85 का ए नंबर हो जाएगा, 85 का हो जाएगा ए नंबर। अब कहता है कि 86 आमीटर का प्रतिरोध, तो आमीटर का प्रतिरोध बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, सी नंबर हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। 87 में देखिए कहता है कि रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है? तो रियोस्टेट का उद्देश्य होता है धारा के परिमाण में वृद्धि या कमी। ठीक है, रियोस्टेट का प्रयोग करके धारा के परिमाण को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, सी नंबर हो जाएगा। धारा के परिमाण में वृद्धि या कमी, सी नंबर। 87 का हो जाएगा सी नंबर। अब देखिएगा 88 का मतलब 88 इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडी बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? इलेक्ट्रिक हीटर यानी कि विद्युत हीटर का कुंडली बनाने में नाइक्रोम का तार, किसका तार, नाइक्रोम का तार। लेकिन विद्युत बल्ब कहेगा तो विद्युत बल्ब में टंगस्टन, विद्युत बल्ब में टंगस्टन। अब कहेगा विद्युत का सबसे अच्छा चालक तो होगा चांदी। ठीक है ना। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 89 का मतलब 89 हुआ। एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कितना होता है? तो 3.6 गुना 10 पर पावर 6 जूल। 3.6 गुना 10 पर पावर 6 जूल। ठीक है, इसी को कहते हैं एक यूनिट, इसी को क्या कहते हैं, किलोवाट आवर। डी नंबर हो जाएगा 90। कार्य करने की क्षमता, देखिए कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है, लेकिन कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है। पता है कार्य करने की क्षमता को क्या कहेंगे, ऊर्जा, सी नंबर। ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है, जूल होता है। अब देखिएगा 91 कहता है कि एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? एमीटर या आमीटर इसको हमेशा जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में। कौन क्रम में? श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में ऑप्शन नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, एमीटर कहिए आमीटर कहिए सेम होता है, ये विद्युत धारा को मापता है और इसको हमेशा श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। और एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध जो होता है बहुत कम होता है या शून्य होता है। अब आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर क्या कहते हैं 42 जूल पर कूलम। आपको बताए थे V बराबर क्या होता है, V बराबर W बटा Q। W का मतलब कार्य का मात्रक जूल, आवेश का मात्रक कूलम। तो जूल पर कूलम किसके बराबर है? तो ये क्या कहते हैं, V बराबर W बटा Q हुआ। V का मतलब हुआ विभवांतर, इसका मतलब वोल्ट होता है। जूल पर कूलम वोल्ट के बराबर होता है, वोल्ट के बराबर होता है। 2 बार 3 बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। 92 का ए नंबर हो जाएगा, 92 का हो जाएगा ए नंबर। देखिएगा 93 किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? तो किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक, किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक, किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है। और 1 किलोवाट आवर बराबर 3.6 गुना 10 पर पावर 6 जूल हो जाता है। ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 94 यदि कई प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हो तो समांतर क्रम में प्रतिरोध को जोड़ला के बाद समतुल्य प्रतिरोध का मान घट जाता है। ठीक ना। यदि कई प्रतिरोध समांतर हो तो उनका समतुल्य प्रतिरोध, समांतर क्रम में प्रतिरोध का मान घट जाता है और श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। तो 94 का आंसर क्या होगा, प्रत्येक प्रतिरोध से अधिक नहीं, प्रत्येक प्रतिरोध से कम, हाँ कम होगा। ठीक है, बी नंबर होगा, कम हो जाएगा। 94 का हो जाएगा बी नंबर। 95 में देखिएगा प्रतिरोध का मान बढ़ने के लिए प्रतिरोधों को जोड़ना चाहिए। प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोध को जोड़ना पड़ेगा कौन क्रम में? श्रेणी क्रम में। कौन क्रम में? श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तभी प्रतिरोध का मान बढ़ेगा, घटाना होगा तो समांतर क्रम में जोड़ेंगे। ठीक ना है। उसके बाद देखिएगा 99 कहता है विद्युत बल्ब के फिलामेंट का द्रव्य होता है। तो विद्युत बल्ब के फिलामेंट का द्रव्य जो होता है टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का संकेत होता है W और टंगस्टन का गलनांक होता है लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस। चैप्टर 5 है और चैप्टर का नाम है विद्युत एवं प्रभाव। विद्युत एवं इसके चुंबकीय प्रभाव के इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं, तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। तो चलते हैं सीधे क्वेश्चन को प्रारंभ करते हैं। देखिएगा आज का पहला क्वेश्चन आपका कहता है कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, ठीक ना, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? तो सभी बिंदु पर समान होता है, सभी बिंदुओं पर समान होता है।
तो 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। आगे चलते हैं, देखते हैं 2 नंबर का क्वेश्चन। 2 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है। तो फ्लेमिंग के फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम कहिए या बाएं हाथ का नियम कहिए। फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा 2 का हो जाएगा बी नंबर। 2 का क्या हो जाएगा? बी नंबर। 2 का हो जाएगा बी नंबर। 2 का हो जाएगा बी नंबर। 3 में कहता है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के उष्मीय सिद्धांत पर। कौन सिद्धांत पर? उष्मीय सिद्धांत पर कार्य करती है। और विद्युत फ्यूज को हमेशा किसमें लगाया जाता है? ये लगाया जाता है गर्म तार में, ठीक ना, गर्म तार में लगाया जाता है और हमेशा श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। और विद्युत फ्यूज जो होता है, विद्युत फ्यूज सीसा और टीन का मिश्र धातु होता है। सीसा और टीन का क्या होता है? मिश्र धातु होता है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा निकलती है? तो बैटरी से निकलती है दिष्ट धारा जिसको डीसी करंट कहते हैं, जिसको डीसी कहते हैं। क्या कहते हैं? डीसी कहते हैं। बैटरी से क्या निकलता है? दिष्ट धारा निकलता है, यानी कि डीसी निकलता है। 5 में कहता है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किया फैराडे। किसने किया? फैराडे ने किया। तो 5 का हो जाएगा ए नंबर। 5 का क्या हो जाएगा? 5 का ए नंबर हो जाएगा। 5 का हो जाएगा ए नंबर। 5 का ए नंबर। 5 का क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। अब देखिएगा 6 नंबर का क्वेश्चन। 6 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि विद्युत फ्यूज तार में मिश्रण होता है। विद्युत फ्यूज जो होता है, विद्युत फ्यूज का तार जो होता है, उसमें क्या क्या चीज मिला रहता है? तो सीसा और टीन। सीसा और टीन। सीसा और टीन ए नंबर हो जाएगा, ठीक ना, सीसा और टीन। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि विद्युत वाहक बल, देखिए विभव हो, विभवांतर हो, वोल्टेज हो या विद्युत वाहक बल हो, ये सब का मात्रक वोल्ट होता है। 7 का सी हो जाएगा वोल्ट। 7 का सी हो जाएगा वोल्ट। 7 का सी हो जाएगा वोल्ट। 8 में देखिएगा, 8 में कहता है कि डायनेमो का सिद्धांत है, यानी कि डायनेमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो डायनेमो जो कार्य करता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर। विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर क्या होता है? डायनेमो कार्य करता है। तो 8 का हो जाएगा ए नंबर। 8 का क्या हो जाएगा? ए नंबर। 9 में कहता है कि डायनेमो के द्वारा बदलता है। तो डायनेमो एक प्रकार का यंत्र है, तो ये आंतरिक ऊर्जा को बदलता है विद्युत ऊर्जा में। डायनेमो क्या करता है? आंतरिक ऊर्जा को बदलता है विद्युत ऊर्जा में। ए नंबर हो जाएगा। 9 का ए हो जाएगा। 9 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को बदलता है विद्युत ऊर्जा में। 9 का हो जाएगा ए नंबर। 9 का क्या हो जाएगा? ए नंबर। आगे चलिएगा, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम से। फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम से। 10 का बी हो जाएगा। 10 का क्या हो जाएगा? 10 का बी हो जाएगा। 10 का हो जाएगा बी। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। 11 कहता है कि किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा होती है। देखिए चुंबकीय क्या कहते हैं? किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा जो होती है वो दक्षिण ध्रुव से क्या कहते हैं? दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव। दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव। दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव। ये हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। बी नंबर हो जाएगा। बी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार, तो उदासीन तार जो होता है, उदासीन तार का रंग होता है काला। कैसा होता है? उदासीन तार का रंग जो होता है काला होता है। सी नंबर। 12 का हो जाएगा सी नंबर। अब देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन। 13 कहता है कि किस युक्ति में विभक्त बल दिक् परिवर्तन का कार्य करता है? किस युक्ति में विभक्त बल दिक् परिवर्तन का कार्य करता है? तो विद्युत मोटर। विद्युत मोटर। और विद्युत मोटर क्या करता है? विद्युत मोटर क्या करता है? विद्युत मोटर क्या करता है? तो ये विद्युत मोटर यानी कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। अब ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर क्या कहते हैं? 14 में कहता है कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है तो 50 हर्ट्ज। कितना होता है? 50 हर्ट्ज। भारत में क्या कहते हैं? उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा यानी कि एसी करंट जो होता है उसका आवृत्ति कितना होता है? 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज। 14 का हो जाएगा ए नंबर। 15 कहता है कि घरेलू विद्युत परिपथ में विद्युतमय तार यानी धनात्मक तार का रंग कैसा होता है? तो घरेलू विद्युत परिपथ में जो धनात्मक तार होता है यानी गर्मी तार जो होता है उसका रंग होता है लाल। कैसा होता है? लाल होता है। 15 का ए हो जाएगा। 15 का ए हो जाएगा। 15 का ए हो जाएगा। 16 कहता है कि विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है?
विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? तो विद्युत मोटर में। किसमें? विद्युत मोटर में। 16 का हो जाएगा ए नंबर। 16 का ए नंबर। अब 17 में कहता है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया? तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किया ऑस्टर्ड। किसने किया? ऑस्टर्ड। 17 का बी हो जाएगा ऑस्टर्ड। ऑस्टर्ड। 18 में 18 कहता है कि विद्युत मोटर। तो विद्युत मोटर क्या हुआ? विद्युत मोटर में पहले विद्युत देते हैं, तब ये क्या करते हैं? मशीन का काम करता है, तो वो विद्युत ऊर्जा को बदलता है यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा को कौन ऊर्जा में? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। डी नंबर हो जाएगा 18 का डी। 18 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 19 में कहता है कि स्विच लगाए जाते हैं, तो स्विच हमेशा गर्म तार में लगाए जाते हैं। स्विच हमेशा गर्म तार में लगाए जाते हैं। 19 का बी। 19 का क्या हो जाएगा? बी। 19 का हो जाएगा बी। उसके बाद देखिएगा 20 में। 20 में कहता है कि वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, मतलब पहले अगर हम विद्युत देंगे तब वो मशीन का काम करेगा, ठीक ना है। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, उसको क्या कहते हैं? मोटर कहते हैं। मोटर में पहले विद्युत देते हैं, तब वो क्या करता है? यंत्र का काम करता है, मशीन का काम करता है। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? विद्युत मोटर। 20 का हो जाएगा बी नंबर। 20 का हो जाएगा बी नंबर। 21 में देखिए, 21 कहता है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के क्षण का प्रयोग किया जाता है? विद्युत चुंबक। विद्युत चुंबक बनाने में किसका प्रयोग? तो नरम लोहा का प्रयोग। नरम लोहा का प्रयोग। विद्युत चुंबक बनाने में नरम लोहा का प्रयोग। विद्युत चुंबक कोई कहते हैं अस्थायी चुंबक। अस्थायी चुंबक बनाने में नरम लोहा का प्रयोग, लेकिन अस्थायी चुंबक कहेगा तो अस्थायी चुंबक बनाने में इस्पात का प्रयोग किया जाता है। 22 में देखिए, 22 में कहता है कि विद्युत चुंबक होते हैं या विद्युत चुंबक हैं। विद्युत चुंबक क्या होता है? नरम लोहे के दंड पर लिपटी चालक कुंडली को क्या कहते हैं? विद्युत चुंबक कहते हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यानी कि विद्युत चुंबक जो है नरम लोहे के बनाए जाते हैं। विद्युत चुंबक वही अस्थायी चुंबक कहते हैं। अस्थायी चुंबक नरम लोहे के बनाए जाते हैं, जबकि अस्थायी चुंबक इस्पात के बनाए जाते हैं। आगे देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन। 23 कहता है कि विद्युत फ्यूज। विद्युत फ्यूज। विद्युत फ्यूज देखिएगा, विद्युत परिपथ को जलने से बचाने के लिए श्रेणी क्रम में वो फ्यूज लगाया जाता है, ठीक है। तो विद्युत फ्यूज किस पर कार्य करता है? तो विद्युत फ्यूज जो है ना, विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर काम करता है। विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर काम करता है। इसका हो जाएगा ए नंबर। तो इसका हो जाएगा ए नंबर। तो इसका क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा ए नंबर। 24 में क्या कहता है? फ्यूज तार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो फ्यूज तार जो होता है, जो शीशा और टीन का बना होता है, इसका प्रतिरोध अधिक होता है, ठीक है, लेकिन गलनांक कम होता है। इसका गलनांक होता है कम। गलनांक क्या होता है? कम होता है। तो 24 का बी हो जाएगा। 24 का बी हो जाएगा। अब प्रतिरोध अधिक, गलनांक कम, 24 का बी हो जाएगा। 24 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 24 का हो जाएगा बी नंबर। 24 का हो जाएगा बी नंबर। 25 कहता है कि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर। वाट शक्ति का मात्रक होता है। जूल कार्य या ऊर्जा का मात्रक होता है। न्यूटन बल का एसआई मात्रक होता है। 25 का सी हो जाएगा वेबर। 25 का सी हो जाएगा वेबर। आगे देखिए, आगे कहता है क्वेश्चन नंबर 26, लघुपतन के समय परिपथ का प्रतिरोध। देखिए, लघुपतन के समय विद्युत धारा का मान कहेगा तो बहुत अधिक बढ़ जाएगा। लघुपतन के समय विद्युत धारा का मान कहता तो बहुत अधिक, लेकिन कहना है लघुपतन के समय परिपथ का प्रतिरोध, तो प्रतिरोध बहुत कम हो जाता है। प्रतिरोध बहुत कम हो जाता है। प्रतिरोध बहुत कम हो जाता है, बी नंबर। लेकिन विद्युत धारा रहता है तो विद्युत धारा क्या होता है? बहुत अधिक हो जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। 26 का बी। अब 27 में देखिए, 27 में कहता है कि वैद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है। तो वैद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में कौन सा उत्पन्न होता है? उष्मीय प्रभाव। क्या होता है? उष्मीय प्रभाव। यानी कि प्रतिरोध जो है विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर काम करता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। 27 का हो जाएगा सी नंबर। 27 का हो जाएगा सी नंबर। 28 में देखिए, 28 में कहता है कि किसी पदार्थ का, किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदलता है उसको क्या कहते हैं? जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदलता है उसको प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध को आर से दिखाते हैं और इसका एसआई मात्रक जो होता है ओम होता है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। 28 के बाद 29 में देखिए, 29 कहता है हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह होती है 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा। 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा बोले तो अल्टरनेटिंग करंट एसी, ठीक है। घर में जो यूज करते हैं वो 220 वोल्ट का प्रत्यावर्ती धारा आने की अल्टरनेटिंग करंट होता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। 29 का क्या हो जाएगा? सी। 29 का हो जाएगा सी। अब देखिएगा 30 नंबर का क्वेश्चन। 30 नंबर का क्वेश्चन कहता है लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान। लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान कहा, विद्युत धारा का मान बहुत अधिक हो जाता है, लेकिन प्रतिरोध का मान कहेगा तो बहुत कम हो जाएगा। तो लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? बहुत अधिक, बहुत अधिक। 30 का हो जाएगा ए नंबर। 30 का हो जाएगा ए नंबर। 30 का हो जाएगा ए नंबर। चलिए, चित्र का नाम है ऊर्जा के स्रोत।
तो इस चैप्टर से जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने वाले हैं, बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आप लोग बने रहिएगा इस वीडियो में अंत तक। तो चलते हैं सीधे क्वेश्चन पर। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है। अगर आपको क्वेश्चन का जवाब पता होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जवाब दीजिएगा, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। ये पहला क्वेश्चन आपका कहता है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं। सौर जल तापक का प्रयोग किस दिन नहीं करते हैं, तो बादल वाले दिन में इसका प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं। तो एक का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखिएगा 2 नंबर का क्वेश्चन। 2 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन जय मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। निम्न में से कौन जय मात्रा ऊर्जा का स्रोत नहीं है, तो नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा जो है जय मात्रा ऊर्जा का स्रोत नहीं है। 2 का हो जाएगा सी नंबर। 2 का सी नंबर हो जाएगा। 3 में देख लीजिएगा। 3 में कहता है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में रूपांतरित करता है, तो स्थितिज ऊर्जा। कौन ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। जल विद्युत संयंत्र जो है स्थितिज ऊर्जा को बदलता है किसमें, विद्युतीय ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। 3 का हो जाएगा डी नंबर। 3 का हो जाएगा डी नंबर। 4 में देखिएगा। 4 में कहता है कि पवन विद्युत जंत्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो 15 किलोमीटर पर आवर। 15 किलोमीटर पर आवर रहेगा तब जाके पवन चक्की घूमेगा और क्या करेगा, विद्युत ऊर्जा का क्या करेगा, निर्माण करेगा, ठीक ना है। तो 4 का हो जाएगा ए। 4 का हो जाएगा ए। 5 कहता है कि निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है, तो नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा क्या कहते हैं, बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। आगे देखिएगा 6 नंबर में। 6 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है, तो प्राकृतिक गैस। ये प्राकृतिक गैस क्या कहते हैं, प्राकृतिक गैस जो है ये जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो 6 का हो जाएगा सी नंबर। 7 में देख लीजिएगा। 7 में कहता है कि जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, तो कोयला, ठीक है। कोयला क्या कहते हैं, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। तो 7 का हो जाएगा ए नंबर। 7 का हो जाएगा ए नंबर। 8 में कहता है कि गोबर गैस एक प्रकार का क्या है, तो गोबर गैस एक प्रकार का बायोगैस है। और आपसे यह भी पूछा जाएगा बायोगैस किससे प्राप्त होता है, तो गोबर से। किससे प्राप्त होता है, गोबर से। तो 8 का हो जाएगा बी नंबर। 9 में देखिएगा। 9 में कहता है कि बायोगैस का उत्पादन होता है, तो बायोगैस का उत्पादन जो होता है गोबर से होता है। 9 का हो जाएगा ए नंबर। 9 का क्या हो जाएगा, ए नंबर। 9 का हो जाएगा ए नंबर। 9 का हो जाएगा ए नंबर। 9 का हो जाएगा ए नंबर। 10 में कहता है कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। देखिए नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत मतलब हुआ कि ऊर्जा का वह स्रोत जो कभी भी समाप्त नहीं होगा, उसी को कहते हैं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। तो ये हो जाएगा सौर ऊर्जा। ये क्या हो जाएगा, सौर ऊर्जा। 10 का हो जाएगा बी। 10 का क्या हो जाएगा, 10 का बी हो जाएगा। 10 का बी हो जाएगा। 10 का बी हो जाएगा। 11 में आइए। 11 कहता है कि अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत का मतलब हुआ कि वह ऊर्जा का स्रोत जो भविष्य में खत्म हो सकता है उसको अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कहते हैं, जैसे कि जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन इसका आंसर हो जाएगा 11 का ए हो जाएगा। 11 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 12 में कहता है कि नरोरा नाभिक विद्युत संयंत्र किस राज्य में है। देखिए नाभिकीय विद्युत संयंत्र क्या होता है, इसी को नाभिकीय रिएक्टर या इसी को परमाणु रिएक्टर कहते हैं। ये क्या करता है, नाभिकीय ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में बदलने का काम करता है। और भारत का पहला नाभिकीय रिएक्टर जो है तारापुर में स्थापित किया गया था, जो कि महाराष्ट्र में है। अब पूछा जाएगा नरोरा कहां में, नरोरा उत्तर प्रदेश में है। नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र उत्तर प्रदेश में। सी हो जाएगा 12 का सी। 12 का क्या हो जाएगा, सी। 12 का हो जाएगा सी नंबर। 13 कहता है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है, तो नर्मदा नदी पर। कौन नदी पर, नर्मदा नदी पर। 13 का हो जाएगा सी। 13 का क्या हो जाएगा, सी। 13 का क्या हो जाएगा, सी। 13 का हो जाएगा सी। 13 का हो जाएगा सी। चलिए 14 में देखिए। 14 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि टिहरी बांध किस नदी पर बना है, तो टिहरी बांध जो है ना, टिहरी बांध गंगा नदी पर बना हुआ है। 14 का ए हो जाएगा। 14 का ए हो जाएगा। 14 का ए हो जाएगा। अब देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि पवनों का देश किसको कहा जाता है, डेनमार्क। या पवन चक्कियों का देश किसको कहा जाता है, डेनमार्क। सी हो जाएगा। 15 का सी हो जाएगा। 15 का सी हो जाएगा। 16 में कहता है कि सौर सेल। देखिए सौर सेल क्या करता है, सौर सेल क्या करते हैं, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो आपसे पूछा जाएगा सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, सिलिकॉन का। किसका, सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। तो डी नंबर हो जाएगा। डी नंबर हो जाएगा। 16 का हो जाएगा डी नंबर। 16 का क्या हो जाएगा, डी नंबर। 16 का हो जाएगा डी नंबर।
17 17 कहता है कि तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र जो कि भारत का पहला परमाणु संयंत्र है, किस राज्य में है? ये किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में, ये बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है कि तारापुर परमाणु रिएक्टर किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में 17 का हो जाएगा ए नंबर, 17 का ए नंबर। 18 कहता है कि राणा प्रताप सागर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? राणा प्रताप सागर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? तो राजस्थान। ये किसमें है? राजस्थान में है। राणा प्रताप सागर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? तो राजस्थान। किस राज्य में है? राजस्थान। राजस्थान, डी हो जाएगा। 18 का हो जाएगा डी नंबर। 18 का क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। 18 का हो जाएगा डी नंबर। 18 का हो जाएगा डी नंबर। चलिए 19 में देखिए, 19 में कहता है कि कल्पक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? कल्पक्कम तमिलनाडु में है। कल्पक्कम कहाँ है? कल्पक्कम तमिलनाडु में है। कल्पक्कम तमिलनाडु में है। 19 का बी हो जाएगा। 19 का बी हो जाएगा। 20 में कहता है काकरापारा। काकरापारा कहाँ है? तो काकरापारा परमाणु रिएक्टर किस राज्य में है? तो काकरापारा क्या कहते हैं? काकरापारा गुजरात में है। काकरापारा कहाँ है? गुजरात में। सी हो जाएगा। 20 का आंसर सी हो जाएगा। 20 का आंसर क्या हो जाएगा? 20 का आंसर हो जाएगा सी। 20 का आंसर सी हो जाएगा। 20 का आंसर क्या हो जाएगा? 20 का आंसर सी हो जाएगा। 20 का आंसर सी हो जाएगा। 20 का आंसर हो जाएगा सी। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21। 21 कहता है कि कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? तो कैगा कर्नाटक। कौसे कैगा? कौसे कर्नाटक। कैगा कर्नाटक में है। कैगा कर्नाटक में। कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र कर्नाटक में है। 21 का बी नंबर। 21 का बी नंबर। चलिए 22 में देखिए, 22 में कहता है कि सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का अंतिम स्रोत और पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत जो है तो सूर्य है। क्या है? सूर्य है। और सूर्य के पास जो ऊर्जा मिलता है नाभिकीय संलयन के कारण, नाभिकीय संलयन के कारण 22 का हो जाएगा सी। 23 में कहता है कि सौर ऊर्जा को किसमें बदलता है? तो सौर सेल जो है ना, सौर ऊर्जा को बदलता है विद्युत ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा में। इसका आंसर डी हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। 23 का आंसर डी हो जाएगा। 23 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। 23 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। 23 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। 23 का आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। 23 का आंसर डी नंबर हो जाएगा। 24 में देखिए, 24 में कहता है कि प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत। तो प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है तो सूर्य का प्रकाश ही है। सूर्य का क्या है? प्रकाश है। 24 का डी नंबर हो जाएगा। 24 का क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। 25 में 25 कहता है कि अनवीकरणीय ऊर्जा है। अनवीकरणीय ऊर्जा उसको कहते हैं कि वह ऊर्जा जिसका मात्रा, जिसके भंडार क्या सीमित हो और एक समय में खत्म हो जाएगा, उसको कहते हैं अनवीकरणीय ऊर्जा। तो अनवीकरणीय ऊर्जा कौन हो जाएगा? कोयला से प्राप्त ऊर्जा अनवीकरणीय ऊर्जा कहलाएगा, काहे कि कोयला एक समय में खत्म हो सकता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। 25 का हो जाएगा सी। 26 में कहता है, 26 में ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत है। तो ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत क्या है? कोयला और पेट्रोलियम। कोयला और पेट्रोलियम जो भविष्य में खत्म हो जाने वाले ईंधन है उसको कहते हैं, जो भविष्य में खत्म होने वाले क्या कहते हैं, जो भविष्य में खत्म होने की संभावना जगह रहता है उसी को कहते हैं ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत, जैसे कि कोयला और पेट्रोलियम। तो 26 का सी नंबर। 26 का क्या हो जाएगा? सी नंबर। 27 में कहता है कि उत्तम ऊर्जा का स्रोत या अच्छे ईंधन का स्रोत क्या है? तो ऑप्शन ए, जो सरलता से सुलभ हो सके। ये भी आंसर सही है। जो प्रति एकांक आयतन अथवा प्रति एकांक द्रव्यमान में अधिक कार्य करे, ये भी सही है। जिसका भंडारण तथा परिवहन आसान हो, ये भी सही है। तो जिसमें ये सभी गुण हो उसी को कहते हैं उत्तम ऊर्जा का स्रोत, या उसी को अच्छे ईंधन कहते हैं, या इसी को उत्तम ईंधन कहते हैं। ये सब उत्तम ईंधन का क्या है? गुण है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 27 का हो जाएगा डी नंबर। 28 कहता है कि 28 कहता है कि ईंधन सीएनजी भी है। सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। एलपीजी भी है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लकड़ी भी है। ये सभी क्या होता है? एक प्रकार का ईंधन का रूप है। ईंधन का मतलब होता है इस पदार्थ को जलाने पर, दहन करने पर उसमें प्रकाश मिलता है, उसको ईंधन कहते हैं। ये सब ईंधन है। ये सब क्या है? ईंधन है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है तो पेट्रोलियम और कोयला दोनों जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। इसका आंसर सी हो जाएगा। ए और बी दोनों। 29 का आंसर सी हो जाएगा। 29 का आंसर सी हो जाएगा। अब देखिएगा 30 में कहता है कि किसी भारी नाभिक के दो अपेक्षाकृत छोटे नाभिक में टूटने की क्रिया को क्या कहते हैं? जब कोई बड़का भारी नाभिक है, ये दो को छोटका नाभिक में टूट जाता है, इसको नाभिकीय विखंडन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? नाभिकीय विखंडन। और जब दो को छोटका नाभिक मिल करके बड़का नाभिक मिलता है उसको नाभिकीय संलयन कहते हैं। लेकिन नाभिकीय संलयन की क्रिया अधिक ताप पर होती है। नाभिकीय संलयन के लिए अधिक ताप चाहिए, जबकि नाभिकीय विखंडन के लिए कोई प्रकार की ताप की आवश्यकता नहीं होती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 30 का आंसर बी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब देखिएगा 31
31 में कहता है कि उच्चतर ताप पर निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है? तो नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन के लिए अत्यधिक ताप की आवश्यकता होती है। किसका? बी हो जाएगा। 21 का बी हो जाएगा। पूछा जाएगा सूर्य के पास जो ऊर्जा है, किसके कारण सूर्य के पास ऊर्जा है? तो नाभिकीय संलयन के ही कारण, नाभिकीय संलयन के ही कारण। 21 का हो जाएगा बी, 31 का हो जाएगा बी नंबर, 31 का हो जाएगा बी नंबर। अब 32 में देख लीजिए, 32 में क्या कहता है? सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में, तो सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? सौर सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सौर सेल। सौर सेल क्या करता है? सौर ऊर्जा को बदलता है विद्युत ऊर्जा में, सौर ऊर्जा को बदलता है विद्युत ऊर्जा में। 32 का हो जाएगा सी नंबर, 32 का क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। 33 में कहता है कि जो दहन कर उष्मा उत्पन्न करता है उसे क्या कहते हैं? जो दहन करने के बाद उष्मा देता है उसको ईंधन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? ईंधन कहते हैं, ईंधन कहते हैं। जैसे लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, ये सब ईंधन हो गया। तो 33 का बी नंबर हो जाएगा, 33 का बी नंबर हो जाएगा। और 34 में देख लीजिएगा, 34 में देख लीजिएगा, 34 में देख लीजिए, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो सूर्य है। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। 34 का हो जाएगा डी नंबर, 34 का क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। 34 का हो जाएगा डी नंबर, 34 का क्या हो जाएगा? डी नंबर, 34 का हो जाएगा डी नंबर, 34 का हो जाएगा डी नंबर, 34 का हो जाएगा डी नंबर। आगे देखिएगा 35, 35 में कहता है, 35 में कहता है निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर प्लेट बनाया जाता है? तो सोलर सेल यानी कि सोलर प्लेट में किसका प्रयोग? सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है, सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। 35 का बी हो जाएगा, 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 35 का बी हो जाएगा। 36, 36 कहता है खिलौने में किस सेल का उपयोग होता है? खिलौने में किस सेल का उपयोग होता है? तो खिलौने में होता है सूखा सेल कहिए या शुष्क सेल कहिए, सूखा सेल या शुष्क सेल। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, 36 का आंसर ये हो जाएगा, 36 का आंसर ये हो जाएगा। खिलौने में सूखा सेल का प्रयोग किया जाता है।